अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आईसीटी पे खुश आमदीद। हमारे नेक्स्ट टाइम जो है, अभी थोड़ा टाइम जो है, जस्ट थोड़ा जितना भी टाइम है वो कैसे गुजरने वाला है, इसके बारे में हम देखते हैं कि आज का हमारा ओरिएंटेशन का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ अपने बारे में, हम आपको बताएंगे, आईसीटी के बारे में बात होगी, कुछ आपके बारे में जानेंगे, हमारा कोर्स प्लान क्या होगा, हम इसको कैसे लेके चलेंगे, इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपके पास की टेक अवेज क्या होंगे, आपको क्या बेनिफिट्स होंगे इस कोर्स से, और उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आईसीटी के बारे में बताते चले जाएं। आईसीटी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको ट्रेनिंग देती है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और टैक्सेस के पर्सपेक्टिव, और ये कोलैबोरेशन है इसके साथ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसमें हमारी प्रेजेंस क्या है, हम लाहौर में भी, हमारा सबसे पहला जो वेंचर था वो इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद के बाद देन वी मूव टू द शहर कायद, जहाँ पे हम यही कोर्सेज ऑफर करते थे, और उसके बाद लाहौर में लाहौर में हमारे कोई 20-25 सेशन हो चुके हैं। मतलब ये जो आपका ना कोई 20+ होगा। अच्छा, हमारे कोर्सेज क्या है, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं यूएसए टैक्सेशन। आईटी का जमाना आया, कोविड ने हमको धक्का दिया और हम क्या हो गए, टेक्नोलॉजी से ज्यादा हो गए, वरना हमें टेक्नोलॉजी आते आते हमारा टाइम जब कॉल लग जाता। और उसका नतीजा क्या हुआ, फ्रीलांसिंग आई, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क क्या था, पहले से ज्यादा काम कर रहा था, और नतीजतन ज्यादा चीजें हैं इन कोर्सेज की वजह से, यहाँ से हमारा आगाज हुआ इन चीजों की वजह से। उसके बाद हम यूके टैक्सेशन की कोर्सेज ऑफर करते हैं। देन यूएई, बहुत बड़ा बिजनेस फ्यूचर है वहाँ पे। ट्रम्प देखें अभी वहाँ पे जाके बिजनेस विजिट करके आ रहे हैं, और कह रहे थे कि अमेरिका जो है वो, मतलब जब भी वो नई प्रेसिडेंट आते हैं तो उनका पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो यूके या यूरोपियन कंट्रीज का विजिट करें, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपनी टर्म में सबसे ज्यादा कहाँ विजिट किया, यूएई। पहले कतर गए, पहले कतर गए थे, सऊदी अरब गए, फिर कतर गए, फिर जाके यूएई में गए, और वहां पे वो अपने बिजनेस वेंचर्स करें, जिसपे उनके साथ क्रिटिसिज्म भी हो रही है यूके। उसके बाद कनेडियन टैक्सेशन का कोर्स है, और ये सारी चीजें, चारों कोर्सेज जो है ना, ये इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है, और वहाँ की स्किल सेट बेस्ड हैं, और ये सारे कोर्सेज भी क्या करते हैं, आपको स्किल से इनक्विप करते हैं, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स है, जिसके लिए आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। फिर एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन का कोर्स है, जिसमें नोटिस को हैंडल करना, अपेयरेंस देना, कमिश्नर अपील के सामने कैसे अपेयर होना है, ट्राइब्यूनल में कैसे अपेयर होना है, हाईकोर्ट में जो प्रेजेंटेशन देनी है उनके बारे में क्या है, उससे रिलेटेड कोर्सेज को कैसे हैंडल करना है, लॉ को कैसे रीड करते हैं, इसके बारे में लिटिगेशन का कोर्स है। ये सारा फोकस ही लिटिगेशन के ऊपर है। इसमें लॉ पॉइंट को कैसे रेज करते हैं, फैक्चुअल एंड कंट्रोवर्सीज को कैसे एनालाइज किया जाता है, ये इसके बारे में है। देन सेल टैक्स एंड मास्टरी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल टैक्स पे बातें हो रही होती हैं, सेल टैक्स के परस्पेक्टिव से। और सेल टैक्स क्या होता है, सेल क्या होती है, डेली बेसिस पे हो रही होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स होती है तो दूसरे की परचेजेस हो रही होती हैं। और इनकम टैक्स क्या होता है, फॉर अ टैक्स ईयर। सेल टैक्स क्या होता है, फॉर अ टैक्स पीरियड विच इज अ वन कैलेंडर मंथ, और इसमें आपने सेल परचेज डेली करनी होती है, और इसकी कम्प्लेक्सिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, वेरी। हर सेक्टर, इसमें बाद में कुछ सेक्टर स्पेसिफिक चीजें आ जाती हैं, जैसे टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, सीमेंट है, और एफएमजी सेक्टर्स है, जिसमें आपने भी सुना होगा डिजिटल इन्वाइसिंग के मैकेनिज्म आ रहे हैं। तो कुछ नए एनेक्चर्स ऐड हुए हैं जिनके उन्हें प्रोडक्शन डाटा मांग रहे हैं, फिर ट्रेडर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड भी क्या है, काफी। और इसको लर्न करना हर, मतलब जो जॉब काम कर रहा होता है, जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसकी मैंडेटरी है। और इसमें ज्यादा चेंजेस इनकम टैक्स की निस्बत सेल टैक्स में ज्यादा चेंजेस आ रही होती हैं, जिसकी वजह से इसकी अहमियत क्या होती है, ज्यादा होती है। सर्टिफाइड टैक्स प्रिपेयर, इसमें हम क्या करते हैं, रिटर्न बनाना सिखाते हैं सबसे ज्यादा, कि आपने पोर्टल के ऊपर काम सबसे ज्यादा क्या करना है। इसमें आपको ज्यादा फोकस क्या किया जाएगा, आपको पोर्टल के साथ डेमोन्स्ट्रेशन करा के उसमें बताया जाता है कि आपने कौन से रिटर्न की कौन सी इनकम कहाँ पे रिपोर्ट करनी है, और उसकी क्या इंप्लीकेशन होती हैं। ये प्योरली क्या होता है, ये टैक्स पोर्टल से डील करता है, टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न से पर्टेन कर रहा होता है। देन उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारे पास आते हैं ट्रेडमार्क्स आते हैं, कॉपीराइट्स आते हैं, पेटेंट्स आते हैं, देन कॉपीराइट पेटेंट्स डिजाइन आते हैं, और उसके बाद एक कोविड के दौरान ही 2020 का एक्ट आया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। कर्नल चावल का नाम तो सुना होगा सबने, जिसके ऊपर इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा ओरिजिन है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जब पाकिस्तान ने इसको इंटरनेशनल मार्केट में चैलेंज किया, तो उन्होंने कहा कि ये आप कहाँ आ गए हैं, आपके मुल्क में तो, आपके कंट्री में तो कोई, मतलब इसके ऊपर लॉ ही नहीं है, और आप अपना राइट क्लेम करने आ गए हैं। तो फिर जो था ना, कोविड के दौरान इसके ऊपर लॉ की लेजिस्लेशन हुई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन 2020 में आया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं। आप सबके पास मोबाइल तो होगा,
हाँ, और मोबाइल में ये आपको चारों आईपी राइट्स जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सारे मिल रहे होते हैं आपको। इसमें डिजाइन भी मिल रहा होता है, कॉपीराइट भी मिल रहा होता है, ट्रेडमार्क भी मिल रहा होता है, उसमें पेटेंट्स भी मिल रहा होता है। एक बंडल ऑफ राइट्स होता है मोबाइल फोन जो आपको कैरी कर रहे हैं चारों। उसकी सेफ्टी का कोर्स है, इसमें एसएससीपी से रिलेटेड चीजें पर्टेन की जाती हैं। कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट Yeah. करते हैं, The कंपनी main इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसके फर्दर एनुअल कंप्लायंसेस कैसे करते हैं, उसकी इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस कैसे होती हैं, फर्दर शेयर इशू कैसे करने हो, ऑथराइज कैपिटल कैसे तो बढ़ाना, नहीं शेयर आई। ट्रांसफर कैसे होती है। फिर इसमें कंपनी एक कंपनी की कंपनी में कन्वर्ट होती है, वो सारी बातें कंपनी सेक्रेटरी वाले कोर्स में सबमिट हो रही होती हैं। फिर कंपनी को बंद कैसे करते हैं, यानी बाइंडिंग अप कैसे होती है। बाइंडिंग अप का एक और आसान मोड है इजी एग्जिट स्कीम, उसमें कैसे जाते हैं। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड कंपनीज होती हैं जैसे एनबीएफसीज हैं, उनको कैसे डील करते हैं। फिर एक एनपीओ का नाम सुना होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये सारे मैटर्स जो है ना कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में कवर होते हैं। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स है जिसमें ये ज्यादा बातें हो रही होती हैं कि चीजें इंपोर्ट कैसे होंगी, एक्सपोर्ट कैसे होंगी, पाकिस्तान सिंगल विंडो पे आपको कैसी वर्किंग हो रही होती। एचएस कोड, हार्मोनाइजेशन स्टैंडर्ड्स कोड है, इनकी वर्किंग कैसे कर रहे होते हैं, ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से पर्टेन कर रहा होता है। देन है फाइनेंशियल, फाइनेंस फॉर नॉन प्रोफेशनल्स। कुछ हमारे वकील भाई होते हैं जो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें प्रैक्टिस में दुश्वारी होती है। तो ये भी क्या हुआ था, स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर ये कोर्स डिजाइन किया गया था। तो ये पोर्टफोलियो है हमारे कोर्सेज का जो कि हम ऑफर करते हैं। और इसमें हमारा जो आपके साथ जो प्रिपेयर है वो सबसे पहले वाला है, जिस पे लिखा हुआ है इसके साथ है। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा सा बताता चला, जो मेरा नाम चौधरी हसन महमूद है। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट 2016 से। मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ और मैंने एक क्यूसीआर रेटेड फर्म से इस्लामाबाद से ट्रेनिंग कंप्लीट की, और मैं इस्लामाबाद लाहौर में भी एक क्यूसीआर रेटेड फर्म के साथ लीड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट एंड टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। कुछ मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है और कुछ मेरे बाकी मामला हैं इस तरह। तो ये था ब्रीफ हमारी तरफ से। अब आपने क्या करना है अपने बारे में ना, हमारा कोर्स, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में, सेल टैक्स के बारे में, कंपनी लॉ के बारे में, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, देन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड रजिस्ट्रेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, और हम थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, मोर पर्टिकुलरली जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे होंगे। टाइमिंग क्या होगी, हमारा सैटरडे एंड संडे को सेशन हुआ करेगा 6:30 से लेके 8 बजे तक। तो ये फिजिकली भी कंडक्ट हुआ करेगा और ये उसकी क्लास जूम पे भी आपको अवेलेबल हुआ करेगी। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं हमारा डिटेल में काम क्या करेंगे। कारोबार करने कितने तरीके होते हैं, कारोबार कितने तरीके होते हैं, तीन, कौन कौन से। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। हम पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाना सीखेंगे, इसकी फीचर्स देखेंगे ये कैसे बनती है पोर्टल के ऊपर जाके। देन पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप और इसमें फर्क क्या होता है, और ये पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये पोर्टल है जो आपको क्या कहता है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। यहाँ पे हम अपने लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करते हैं और इसमें पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है। इसमें पार्टनरशिप, इस पोर्टल पे पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखेंगे कि पार्टनरशिप कैसे बनती है, और उसमें आपने ख्याल करते हैं किन चीजों का ख्याल रखना है। पार्टनरशिप डीड कैसे ड्राफ्ट करते हैं और उसमें आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, और इस पोर्टल पे कैसे चीजें आपने प्रेजेंट करनी है, और जहाँ पे प्रेजेंट करने के बाद फॉलो अप कैसे लेना है, कौन से ऑफिस आना है, यहाँ से आपको चीजें मिलेंगी। जी जी जी, एडमिनिस्ट्रेटिवली बातें करते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप बारे में देखेंगे। तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी। पार्टनरशिप को कौन कौन डील करता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म डील करता है। कैसे, पोर्टल के थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू। कंपनी को कौन डील करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है क्या अदारा, कैसे बना, इसके बारे में जानेंगे। इसकी ऑफिस कहाँ कहाँ है, इसमें कौन कौन से लॉज हैं जिसको वो रेगुलेट करता है। इसमें हमारा पर्टिकुलरली कौन सा होगा, कंपनी एक्ट 2017। अच्छा, कंपनी ये एसएससीपी किस लॉ को रेगुलेट करता है, कंपनीज एक्ट को भी रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस को भी रेगुलेट करता है, एनबीएफसी को भी रेगुलेट करता है। यहाँ से हमने लॉ को कैसे सर्च करना है, ये एरियाज देखेंगे। लॉ में चेंजेस आती हैं, हमने कैसे पता चलेगा, कहाँ से देखेंगे। और कंपनी से रिलेटेड मजीद बातें इसमें देखेंगे। और कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है,
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का पोर्टल है लीड, लीडिंग एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन प्रोग्रेस। पहले ई सर्विसेज हुआ करता था, ये पिछले साल 2015 फरवरी 2024 को ये लॉन्च हुआ था इजी फाइल के नाम से। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी क्रिएट करके, लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद इसको लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, लॉगिन आईडी होने के बाद हम कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, प्रैक्टिकली इसके थ्रू काम कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ सिर्फ हम ये नहीं होंगे कि सिर्फ सिर्फ जो आपको ना चीजें बता देंगे, लेकिन इसका पहले लीगली अंडरस्टैंडिंग देंगे कि कंपनी क्या होती है, कितनी तरह की होती है, कैसे पता लगेगा ये कौन सी कंपनी है। तो सारी चीजें पढ़ने के बाद हम इस लोकल पे आईडी बनाएंगे और आईडी बना के इसमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करना देखेंगे, और इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमने कौन सी कंप्लायंसेस करनी होती है एनुअली, वो इसके बारे में बात हो रही होगी। देन ये अकाउंटिंग वाली बात जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे इसके साथ वो एरिया देख रहे होंगे, और इसमें हमारे 1 से 6 लेक्चर्स डेडिकेटेड हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, इनकम टैक्स, जो कि हमारा फेवरेट एरिया है। इनकम टैक्स, इनकम पे जो टैक्स लगता है, इसके फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ेंगे। पर्सन कौन होता है, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। टैक्स ईयर कौन सा होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, पर्सनल रेजिडेंट कब बनता है, नॉन रेजिडेंट कब बनता है, किसने कब रिटर्न फाइल करने हैं, किसकी ड्यू डेट कैसे होती है, और किसने रिटर्न फाइल करने हैं, किसने रिटर्न फाइल नहीं करने। फंडामेंटली बेसिक देखेंगे। एटीएल लिस्ट क्या होती है, एटीएल लिस्ट क्या होती है, इसमें आने के लिए क्या तरीकाकार होता है, ये सारी बातें इस पे कर रहे होंगे फंडामेंटली। फिर किसी भी लॉ का, किसी भी टैक्सेशन लॉ का क्या अल्टीमेट पर्पज होता है, कि किसी की टैक्स पेयर की क्या करना, टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करना। और हर टैक्स पेयर ने, हर टैक्स लॉ ने उसका अपना एक मैकेनिज्म ड्रॉ किया होगा। यहाँ आप मैकेनिज्म देखेंगे डिफरेंट इनकम टैक्स में, जिसमें क्या होगा, हाथ की कितनी उंगलियां होती हैं, 5। इसी तरह हेड्स ऑफ इनकम क्या है, 5 है। सैलरी, प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इन हर हेड ऑफ इनकम को पढ़ेंगे। फिर हम थोड़े रिजीम देखेंगे, फाइनल टैक्स रिजीम क्या होता है, नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या होता है, मिनिमम टैक्स रिजीम क्या होता है। और जब हम मिनिमम टैक्स रिजीम की बात करेंगे, यहाँ पे दो अलग बातें करेंगे। एक मिनिमम टैक्स रिजीम किस वजह से आता है, विद होल्डिंग की वजह से आता है, वो अलग है। और मिनिमम टर्नओवर टैक्स क्या होता है, वो अलग है। एओपी, इंडिविजुअल की टैक्सेशन कैसे होगी, वो हम उसके रिटर्न में देखेंगे। और उसके साथ उसकी वेल्थ स्टेटमेंट, क्या चीज, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट। इंडिविजुअल की रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी वेल्थ स्टेटमेंट होती है। जब भी हम इंडिविजुअल का काम कर रहे होंगे, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट पे काम कर रहे होंगे। पहले हम एक्सेल में चीजें बनाना सीखेंगे, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लिंक कर रहे होंगे, फिर जाके पोर्टल पे काम कर रहे होंगे। देखिए, पोर्टल पे आप कोई भी फिगर एंटर कर देंगे तो पोर्टल ने तो आपको मना नहीं करना, लेकिन कौन सी फिगर कहाँ एंटर करनी है ये आपको पता होना चाहिए। और उसकी बैक पे कौन सा लॉ कहता है कि आपने ये फिगर यहाँ एंटर करनी है, वहां एंटर नहीं करनी, उसके इम्पैक्ट देख रहे होंगे। और अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंचेंगे, इनकम टैक्स पे, रिटर्न पे। देन इसमें हमारा काफी सब्सटेंशियल टाइम लग रहा होगा। उसके बाद सेल टैक्स, इसके भी हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि सेल टैक्स क्या होता है, कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कैसे लगता है, वैट मोड में लगता है। वैट मोड क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। उसके बाद वैट मोड में टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है, आपने अपने रिटर्न में चीजें कैसे फिल करनी है। नेक्स्ट सी का फिल करना है हर महीने की 10 तारीख तक। अपने रिटर्न कब तक पे, टैक्स कब तक पे करना है, हर महीने की 15 तारीख तक। अपने रिटर्न कब सबमिट करने हैं, हर महीने की 18 तारीख तक। ये सारी चीजें इसके हवाले से पढ़ रहे होंगे। और इसमें देखेंगे कि सप्लाईज कितनी तरह की होती हैं, टैक्सेबल्स होती हैं, जीरो रेटेड होती हैं, थर्ड स्केजुअल आइटम्स होते हैं। टीयर 1 रिटेलर कौन से होते हैं, अदर देन टीयर 1 रिटेलर ने अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करनी होती है। कमर्शियल इंपोर्टर के लिए मिनिमम कंसेप्ट, मिनिमम टैक्स का क्या कंसेप्ट है, उसने मिनिमम वैल्यू एडिशन करनी है। और फिर इसके क्या होंगे, विद होल्डिंग की प्रोविजन। इसकी विद होल्डिंग की प्रोविजन डिफरेंट होगी, इसकी विद होल्डिंग की प्रोविजन डिफरेंट होगी। दोनों अलग अलग लॉ हैं, दोनों की अलग अलग का मैकेनिज्म है। इसका क्राइटेरिया अलग है, इसका क्राइटेरिया अलग है, तो दोनों के मैकेनिज्म भी अलग है। फिर हम सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो देखेंगे कि इसमें हमने चीजें कैसे फिल करनी है, और उसके साथ चल रहे होंगे। इसके लिए हमारे कोई 8 से लेकर 8 तक 8 लेक्चर जो है डेडिकेटेड है। देन हम ट्रेडमार्क देखेंगे, ट्रेडमार्क को रजिस्टर कैसे करते हैं। ट्रेडमार्क जिस तरह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कंपनी लॉ को रेगुलेट करता है, इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये आईपी राइट्स को रेगुलेट करती है, जिसमें ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। हम इसमें देख रहे होंगे कि ट्रेडमार्क को कैसे रजिस्टर करते हैं। इनका एक अपना पोर्टल है, apply.rpo.gov.pk के ऊपर। इसके ऊपर ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे होंगे, ये हम प्रैक्टिकली यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके देख रहे होंगे। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे होंगे उन्हें आइडिया होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन के बगैर आपको
पाकिस्तान सिंगल विंडो में रजिस्ट्रेशन नहीं होती। अच्छा, क्या सिर्फ यही काम है इसका कि पाकिस्तान सिंगल विंडो में रजिस्ट्रेशन हो गया और हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया? इसके और क्या काम होते हैं, इसके और क्या बेनिफिट्स होते हैं, और ये आपने एप्लीकेशन कैसे फिल करनी होती है और कहाँ सबमिट करनी होती है, वीजा रिकमेंडेशन क्या चीज़ होती है, और वीजा इनवाइट्स क्या चीज़ होती है। और अभी सितंबर में आई थिंक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्रीज के लेक्चर्स हुए, लेक्चर कह रहा हूँ, इलेक्शन हुए थे। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह। और नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? साबदा। और दोनों जो है ना लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, इतना पुराना है, प्री पार्टीशन से पहले का है। आप वहां सनत तजारत में जाएंगे ना, वहां पे एंटर होंगे तो वहां पे दीवार लगी हुई है। दीवार में उनके जो है ना प्रेसिडेंट, उनके नाम लिखे हुए हैं। आप देखेंगे प्री पार्टीशन से पहले पहले किसी का राम सिंह, तो फलां सिंह, तो काफी सारे हैं। और ऊपर आके अमीन हॉल में ऊपर जाएंगे तो वहां पे तमाम प्रेसिडेंट्स की क्या लगी हुई हैं, पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो जब आप वहां पे जाएं, आपने देखना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। आपको तस्वीर देखने में थोड़ी ढूंढने में मुश्किल होगी। और इसमें हमारे 1 से 2 लेक्चर्स लग रहे होंगे। टोटल टाइम हमारा इस पे लगा होगा। मोर इम्पोर्टेंटली छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम इस पे क्या करेंगे, पहले कंसेप्चुअली चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, प्रैक्टिकली चीजें कैसे होती हैं, फिर हम अपना एक्सेल पे वर्किंग करेंगे। किसके ऊपर? एक्सेल पे वर्किंग करेंगे। एक्सेल पे वर्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पोर्टल के साथ मैप करेंगे। क्या करेंगे? मैप करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये मेथोडोलॉजी इसके साथ चल रही होगी कोर्स के साथ। इसमें आपको की टेकअवेज क्या होंगे? कोर्ट में जाते हैं ऐसा माहौल होता है ना, ऐसे ही होता है ना? नहीं, फौजदारी में भी ऐसा होता है। हाँ? हैं? और ये बड़ी अच्छी फिल्म है। ये ये मैंने जिस सब फिल्म से लिया ना, वो बहुत अच्छी फिल्म है। देखा है किसी ने वो सीजन? देखा है मामला लीगल है? और अभी एक वो क्रिमिनल जस्टिस पे आ रहा है, तीसरा सीजन उनका, फैमिली मैटर। और क्या होता है? एल मौत के कमरे में जाएं तो वहां पे ऐसा होता है। और इससे बचने के लिए क्या करें? टेक्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। टेक्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे तो क्या होगा, टेबल पे बैठ के काम करेंगे ना, 8 से लेकर 4 बजे तक की पाबंदी। जब टाइम मिला, काम कर लिया। और इतनी सारी चीजों को देखने के लिए कहाँ पे आ गए? लैपटॉप पे आ गए। चाहे दिन को काम कर लें, चाहे बात करें, पाकिस्तान में बैठ के आ गए, पाकिस्तान से बाहर भी काम कर लें। ये आसानी है ना? ठीक इनके लिए, टैक्स लॉयर्स के लिए। तो टैक्स कंसल्टेंट्स क्या करें? वो भी कुछ काम कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या लाइसेंस होने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या काम होना चाहिए? उनके पास नॉलेज होना चाहिए और उनके पास स्किल सेट होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप को तौर पर बना सकते हैं, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं से डील करता। आपको क्या आना चाहिए? प्रोसेस आना चाहिए और उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन है, वो हम कहाँ करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ जाके। आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आप इसके साथ चीजें फिल करें, पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करें, आपने कौन कौन से और से प्रोसीजर्स करने हैं, और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ जाके कोई ऑब्जेक्शन आते हैं तो उनको हैंडल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करा सकते हैं। कौन सा लॉ से डील करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर कंपनी कॉपरेशन। कंपनी को ऑपरेट करने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड। आपको क्या चाहिए? आपको नॉलेज होना चाहिए और आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? कंपनीज एक्ट का 2017 का, और उसके साथ कंपनीज रेगुलेशन 2024 का। दोनों मिलकर आपको क्या हेल्प करेंगी? पोर्टल के ऊपर काम करना, इस लीप के ऊपर कैसे काम करते हैं। देन इसी लीप के ऊपर क्या करेंगे? कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस करेंगे। फॉर्म ए का नाम सुना होगा, फॉर्म 9 का नाम सुना होगा, जो पहले फॉर्म 29 हुआ करता था। फॉर्म 45, पहले फॉर्म 45 हुआ करता था, फॉर्म 19 हो गया हुआ है। ये कंप्लायंसेस कैसे करनी है, ये भी आपको जरूरी है। और आप उसके साथ चीजें लॉग करके आप चीजें इस काम को, कॉर्पोरेट कंप्लायंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। देन आपको इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अंडरस्टैंडिंग है। आपको चीजों का पता है, एक क्या चीज दूसरे के साथ कैसे लिंक है, एक चीज को मैं पिक करूंगा तो दूसरे में उसका क्या इम्पैक्ट चाह रहा होगा, उसके साथ आप अंडरस्टैंड करके इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फिर सेल टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, हर महीने फाइल करनी होती है। देन ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन, पोर्टल पे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ट्रेडमार्क होता क्या है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के बाद आप इसके प्रोसेस से गो थ्रू होकर आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपको इन लॉज का पता होना चाहिए और प्रोसेस से गुजरे हुए चाहे तो आप ये काम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। देन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन, इसके लिए आपको एसओपीज पता होने चाहिए, आप इसकी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और ये क्लाइंट यूजुअली इसी तरह, जब नया क्लाइंट आता है तो इसी तरह की सर्विसेज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो ये सारे काम आप क्या कर सकते हैं, बतौर टैक्स कंसल्टेंसी आप इनका काम इजीली कर सकते हैं। लेकिन क्या है, और फिर काम करना क्या है?
इसलिए काम कर रहे होते हैं, अपने रिस्क में इजाफे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि क्लाइंट को भेजें, और वो क्लाइंट अल्लाह ताला भेज देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ऊपर चले जाते हैं। ऐसे ही है ना, जो आज बढ़े हैं कभी कल वो, उन्होंने भी इसी तरह एक पॉइंट पे टाइम पे अपना काम का स्टार्ट ही किया था ना। देन लेकिन कुछ काम है जिसके लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है किसके सामने, कमिश्नर के सामने, टैक्स के सामने, तो आपके पास एडवोकेट हो या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हो। आपने कमिश्नर अपील के सामने रिप्रेजेंटेशन देनी है, आपको एडवोकेट होना होगा या आईटीपी होना होगा। देन आपके पास, अगर आपने कमिश्नर अपील के सामने जाके अपेयर होकर सबसे पहले क्या करना है, डिमांड के खिलाफ स्टे लेना है। आपको क्या होना चाहिए, एडवोकेट या आईटीपी, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। फिर कमिश्नर अपील से केस आगे कहाँ जाएगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल इनकम है, वहां पे जाके भी आपको क्या होगा, एडवोकेट होगा या आईटीपी होगा, वो रिप्रेजेंटेशन देगा अपनी। फिर वहां पे भी जाके क्या करेंगे, स्टे लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिविल केस में फाइल करते हैं, तो पहला काम क्या करते हैं, स्टे लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, तो आपके पास डिमांड क्रिएट की हुई है, तो आपसे पैसे डिमांड कर रहा होता है एफबीआर, उसके खिलाफ क्या लेते हैं, स्टे लेते हैं। स्टे लेने के लिए तीन फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं, कौन कौन से। जो उसमें ये है कि बल्कि इसका सबूत होना जरूरी Prima है कि facie case, balance of अगर आपको inclusions, एग्जाम related देता है तो to cost. उसका यू शुड हैव, और अगर आपके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई एग्रीमेंट है रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी, तो आपका स्टे हो सकता है। थर्ड वन ये होता है कि अगर आप किसी भी हवाले से उसके लीगल वेयर बनते हैं एंड यू हैव बीन डिप्राइव्ड, तो देन यू हैव राइट कि आप उस पर स्टे। वो तो आपने एक पर्टिकुलर केस के बारे में बता दिया, वैसे सिविल में क्या होता है जी। टैक्स में प्राइमरी यार वो वाली केस, हाँ पिजामा, एक तो कहता है, जिस तरह कहते हैं कि सिविल में क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हो, इरिपेयरेबल लॉस हो, और तीसरा क्या हो, रामाफशाही केस हो। Prima इसी तरह टैक्स में क्या होता है, हार्डशिप क्रिएट होती है, ये आपने साबित करना होता है, रामाफशाही केस साबित करना और बताना होता है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मेरी फेवर में है। अगर कल को ये केस आगे चला तो मैं क्या करूंगा, केस जीत जाऊंगा, और ये टैक्स मेरा डिडक्ट कर लेंगे, तो मुझे बाद खिलाफ डिमांड नोटिस इशू हो चुका हुआ है। और फिर आपने आर्ग्यूबल केस बताना होता है। ये तीन चीजें बता के बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, तीन चीजें, बस वहां पे नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, टैक्स हार्डशिप का नाम है, और वहां पे आके आपने स्टे लेना होता है। यही इसकी प्राइमरी जो स्टे के जो होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं, जिनकी बुनियाद पे आपको स्टे मिलता है। फिर टैक्स रेफरेंस फाइल होता है अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद, कहाँ पे, हाई कोर्ट में, तो वहां पे आपको क्या होना होगा, एडवोकेट हाई कोर्ट ही, वहां पे आईटीपी अपियर नहीं होते। देन आपने टैक्स रेफरेंस फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको क्या होना होगा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वहां पे एडवोकेट हाई कोर्ट नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में अपियर होते हैं, तो वहां पे पहले पीएलए फाइल की जाती है, पिटिशन फॉर लीव टू अपियर, सीपीएलए, आपको पहले इजाजत दी जाए कि आप अपना केस फाइल कर सकें, उसके बाद वहां पे केस फाइल होते हैं। कि अगर एक लॉयर ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और वो नीचे से जो कोर्ट है उधर से अगर देखता हुआ उसको लिटिगेशन उसी ने की है, तो ही हैज राइट कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी appear हो सकता है। जी, वो आपने देखा होगा काजी फाइज के केस में, वो पेशावर की एक लॉयर थी, उन्होंने बोला था, उन्होंने पूछा था आप कौन है, हाँ, तो फिर उनको क्या कहा था उन्होंने, आपने कि आपको ऑडियंस पे आने का राइट है, नहीं है ना, तो एडवोकेट। और ये बात प्रोफेशन में, बार लॉ में क्या कराते हैं आपको, लॉ पढ़ाते हैं, कोई नहीं लॉ पढ़ाता बार लॉ में, क्या करते हैं जी, हाँ लीगल एथिक्स किताबें हैं। वहाँ पे क्या होता है, आपने खाने खाने होते हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि आपने खाने खाते वक्त अपने सीनियर से बात कैसे करनी है, अपने एसोसिएट के साथ कैसे बात करनी है, किसके साथ आपने किस तरह पेश आना है। यही सबसे बड़ा उसका बार एट लाख का प्लस पॉइंट होता है। और आपको बार एट लाख कब कंफर्म होता नहीं है, नहीं सर, भारत लॉ में पढ़ाते भी हैं। कब कंफर्म होता है, सर सर पढ़ाते भी हैं भारत लॉ। जब वो आपको केस देते हैं आधा घंटा पहले, वो जो लॉ लॉर्ड्स होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे सेनेटर है ना, वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहाँ पे लॉ लॉर्ड्स बैठे होते हैं, और वो लॉ लॉर्ड्स क्या करते हैं, वो आपको जज कर रहे होते हैं कि क्या ये बंदा अपील कोर्ट में अपेयर होने के एलिजिबल है या नहीं। वहाँ पे लॉ प्रैक्टिस क्या है, बैरिस्टर्स में और सॉलिसिटर में डिवाइडेड है। और सॉलिसिटर क्या होता है, कोर्ट में अपेयर नहीं होते, कोर्ट में कौन अपेयर होता है, बैरिस्टर्स होते हैं। जब उन्हें लगे केस में आते हैं ना, जब उन्हें लगे कि ये बंदा इतना मेच्योर और इतना ग्रूम्ड हो चुका हुआ है कि ये कोर्ट में अपेयर हो सके, तब आपको बार एट लॉ का टाइटल देते हैं। तो ये Sir, देखिए with इतना due important। respect, I don't know if you're able to hear me. Solicitors are also allowed to appear in the court now. तो आपने ये काम करने के लिए, आपको क्या पाकिस्तान में ये काम करने के लिए क्या करना होगा, ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होगी, आप ये काम
परफॉर्म कर सकते हैं। देन ये आईटीपी होता क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये आपको कौन जारी करता है? एफबीआई जारी करता है। इसमें आपका नाम लिखा होता है, आपके फादर का नाम लिखा होता है कि आप कहाँ के रेजिडेंट, आपका सीएनआईसी नंबर लिखा होता है, और आपको क्या किया जाता है कि आप क्या है, रजिस्टर किए जा रहे हैं एज एन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। कैसे रजिस्टर किए जा रहे हैं? इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे इन करोगे तो उनके पास रजिस्टर रखा होता है जिसमें इनके नाम लिखे होते हैं कि ये बंदे हमारे पास क्या है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे रजिस्टर्ड हैं। यहाँ आपकी तस्वीर लगी हुई होती है, और जो ऑफिस इसको करता है उसका नीचे लिखा होता है कि रावलपिंडी से इशू होगा, और ये जो कमिश्नर साहब हैं ये इसे इशू करते हैं। अच्छा, ये कैसे मिलता है आपको? आपके पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होंगी, बी.कॉम, एम.कॉम, एम.बी.ए, बीबीए, एमएस किया हो मैनेजमेंट साइंसेज में, एलएलबी किया हो, कैफ किया हो जो अभी सी एंटर, पहले सी एंटर होता था, सीएमए किया हो, एसीसीए फाइनलिस्ट हो, तो अगर आप ये प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रखते हैं और इसके साथ आपके पास 1 साल का टैक्स फर्म का क्या है, एक्सपीरियंस है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो है ना सबमिट करते हैं कि मुझे क्या रजिस्टर किया जाए, एज अ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पर रजिस्टर किया जाए। जब आपको वो डॉक्यूमेंट के साथ आप रखते हैं तो वो आपसे क्या करते हैं, आपको जज करते हैं। कैसे जज करते हैं? आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और देखते हैं कि ये बंदा जो कह रहा है चीजें, कि क्या इसने प्रैक्टिकली भी इन चीजों का पता है कि नहीं इसे, ये चीजें इसने बाकी काम किया या नहीं किया। वो आपसे यही होता है, और इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए अनेबल्ड होंगे। इस इंटरव्यू के बाद क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कैसा? बिल्कुल ऐसे ही। क्या कौन देगा? जिस जुरिस्डिक्शन में आप कॉल कर रहे होंगे। जैसे ये रावलपिंडी से इशू हुआ है और ये रावलपिंडी से इशू होता है, लाहौर से इशू होगा तो लाहौर से देंगे। आपने अपने जो कंसर्न ऑफिस होता है ना, वहां पे जाके कमिश्नर के सामने ये एप्लीकेशन देनी होती है। क्वालिफिकेशन क्या है इसको देने के लिए? ये लो। अच्छा, अब आपने देखा होगा कुछ कहेंगे कि यहाँ पे एलएलबी लिखा हुआ है, तो क्या वकील के पास भी ये आईटीपी होना जरूरी है? नहीं, वकील के साथ आईटीपी होना जरूरी नहीं है। सारे एलएलबी वाले वकील नहीं बनते, सारे एलएलबी वाले वकील नहीं बनते। अगर आप सिर्फ अपने एलएलबी किए और आप वकील नहीं है तो फिर आप ये इस प्रोसेस के जरिए आईटीपी ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एलएलबी लिखा हुआ है। वकील को आईटीपी के लेने की जरूरत नहीं होती, वकील को आईटीपी का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। टैक्स बार की उनकी अपनी एसोसिएशन होती हैं, वकीलों ने अपनी एसोसिएशन बनाई होती है, टैक्स वालों ने अपनी बनाई हुई है। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बनी है, जिस तरह उनकी बार एसोसिएशन बनी हुई होती है। उसमें आईटीबी भी मेंबर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मेंबर होते हैं, और लॉयर्स भी मेंबर होते हैं जो टैक्स में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लॉयर को आईटीपी का लाइसेंस लेना मैंडेटरी नहीं है, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट होने की वजह से कर सकता है इन फोरम्स पे। फिर हमारे पास थे कुछ बिजनेसमैन, क्या कर रहे थे? कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में थे, ये हमारे पोल्ट्री हाउस में थे, और कुछ इंजीनियर। कौन थे इंजीनियर? थे, अच्छा ये इंजीनियर थे। समझ नहीं आ रहा होता क्या करें, किधर जाएं। और जब वो आपके क्लाइंट को, आपके कंसल्टेंट को पता चल जाए कि मेरा मुर्गा जो है इसको भी कुछ नहीं पता, तो फिर वो क्या करता है, तकबीर पढ़ता है, और ईद आ भी रही है। हाँ? तो आपको अपने प्रोसेस की होंगी कंप्लायंसेस पता चल जाए कि मैंने बिजनेसेस कैसे रजिस्टर करना है, इसकी कौन सी कंप्लायंसेस करनी है, कैसे करनी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक कैविट देता हूँ। कैविट ये है कि देखिए, आप वहां पे काम तो कर रहे होंगे, इससे आपको मैं ये नहीं कह सकता कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इन एरियाज के एक्सपर्ट बन जाएंगे। उसकी वजह है, आपका फोकस क्या है? कारोबार करना। आपका उड़ना बिछोना जेन में क्या बातें चल रही होंगी अपने कारोबार की। टैक्स वाले का क्या काम होता है? टैक्स कंसल्टेंट का काम होता है टैक्स कंसल्टेंट। उसके बारे में हर वक्त क्या बात चल रही होगी? टैक्स की। वो कोई अमेंडमेंट्स आ रही होगी उसको देख रहा होगा, कोई नई चीज आ रही होगी उसको देख रहा होगा। आप इतना तरद्दुत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप इतना क्या काम करना पड़ेगा? वो कहने नहीं, आपकी उसके साथ लाइलमी कम हो जाएगी, आप उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन अपने एम्प्लॉय के साथ भी क्या करेंगे, उसे कहेंगे भाई ये काम आने वाले हैं, ये आपने इनके लिए क्या तैयारी की है। वो आपको कल को, सर जी वो ये हो गया, एसएससीपी ने ये कर दिया, वहां पे एसएससीपी ने ये किया, वो आपको डॉज नहीं कर पाएगा। वो आपको डॉज नहीं कर पाएगा। आप उस पर नजर रख सकते हैं कि भाई मैंने आपको ये काम करने के लिए कहे थे, आपने इसके लिए क्या तैयारी की। अगर आपने ऑडिटर से ये चीज लेनी तो उसके लिए क्या किया, एसएससीपी की ये टाइम फाइल करने के लिए ड्यू डेट आ रही है, आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, आपने ये काम करना था क्यों नहीं किया। आप क्या कर सकेंगे, वॉच कर सकेंगे, और अपने टैक्स कंसल्टेंट से हम कलाम हो सकेंगे। आपकी लाइल्मी कम हो जाएगी। लेकिन आप अपने आप को उस लेवल पे अगर आप एक्सपेक्टेशन करें तो वो आपको उस लेवल पे आप जा भी नहीं सकते। ये आपकी इनहेरेंट लिमिटेशन है जी, ठीक है ना सर।
ये आपकी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है ना, आप हर वक्त तो नहीं देख सकते ना। टैक्स कंसल्टेंट तो क्या कर रहा होगा, एफबीआर की वेबसाइट पे बैठा होगा, देख रहा होगा कौन सी लॉ में चेंजेस आ गई हैं, क्या बात हुई है, कौन सा केस क्लास ज्यादा आया है, कौन सी एक्टिविटी में कौन से रेट चेंज हो गए हैं। आप इतना चीजें नहीं देख रहे होंगे, उतना जितना उसका टैक्स पे फोकस है उतना फोकस आपका अपने बिजनेस पे होगा। और होना भी ऐसे ही चाहिए, और होना भी ऐसे ही चाहिए। तो ये आपको एक थोड़ा सा कैवेट है, किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए। उसको थोड़ा सा, मतलब उस लेवल की आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी जिस लेवल की आपको जो एक्सपर्टीज नहीं होगी, जिस लेवल की एक टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स लॉयर काम कर रहा होगा। और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि वो दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। देन ये सारे काम हम क्या कैसे कर रहे होंगे, पोर्टल के ऊपर। एंटीन कैसे बनाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे स्टैब्लिश करते हैं, यहाँ पे आरएस पे जाके देखेंगे। फिर ईएफबीआर में जाके देखेंगे चलान कैसे बनाते हैं। फिर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म कैसे रजिस्टर करते हैं। इस प्रोसेस में एचसीसीपी में जाएंगे, कंपनी बनाना सीखेंगे। आईपीओ में जाएंगे, ट्रेडमार्क रजिस्टर करना सीखेंगे। और हम फ्रंटली किस पे काम कर रहे होंगे, आरएस के ऊपर। इसके ऊपर, आरएस के ऊपर लॉगिन आईडी क्रिएट करके, ये एनरोलमेंट क्या होती है, न्यू रजिस्ट्रेशन क्या होती है, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, 181 का फॉर्म कैसे होगा, सारा प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि बस जी आपको आ गया, ये चीजें फिगर आ गई, इसको जल्दी से पंच कर दें। ये फिगर कैसे जनरेट हुई, आपने इसके बारे में भी देखना है। आपको जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाके हम देखेंगे, कुछ इनकम आपको ऐसे लगेगी जैसे ये किसमें अकाउंट फॉर होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आनी चाहिए, लेकिन वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अकाउंट फॉर नहीं होती। वहां मैं उसके लीगली आपको सेक्शन बता रहा हूँ, उसको आपको चीजें बता रहा हूँ कि ये लिखित पर्टिकुलरली ये लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है। आपकी जो वर्किंग होगी ये बैक्ड बाय द लीगल प्रोविजन होगी। हम चीजों को लीगली भी देख रहे होंगे, ये चीज ने लिखी क्या है। साल बाद बजट आएगा, फिर चीजें चेंज हो जाएंगी। चीजों को पढ़ना कैसे है, चीजें याद किसी को नहीं कोई भी रहती। कोई कितना भी बड़ा वकील है ना, किसी को कोई चीज नहीं याद रहती। याद क्या रहता है कि जरूरत पड़ने पे मुझे किताब का कौन सा सफा खोलना है, मुझे ये पता है। इतनी बड़ी बड़ी किताबें रखी होती है, कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए रखी होती हैं। अब कल तो वैसे भी वो क्या कहते हैं, सारी ये केस लॉज हैं आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो आपको ये आसानी हो जाती है, उसका फिर फायदा क्या होता है, फिर आपके डिस्टिंक्शन कैसे क्रिएट होता है कि आपने उस केस लॉज को इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्डअप करनी है। तो हम चीजों को लीगली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, फिर उसके साथ पोर्टल के साथ लिंक कर रहे होंगे। लेकिन चलेंगे कैसे, एक डिसिप्लिन के साथ, स्टेप बाय स्टेप। और हमारा कोर्स जो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको 6 महीने तक आपको क्या होगी, आपका पोर्टल खत्म नहीं होगा। आपको जो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे वो एक सर्टेन लिमिट तक आपके पास अवेलेबल होंगे। आपको बाद में कोई चीज याद नहीं रहती, आप अपने पोर्टल से चीजें याद क्या कर सकते हैं, लेक्चर को बार बार देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज लिखी थी, ये कैसे की थी, मैंने कैसे लिखी है। अच्छा, और ये आपको प्रोसेस क्या होती है, 6 महीने तक तो होती है, उसके बाद ही बाद में एग्रीगेट भी हो जाती है, जैसे अबाउट अ ईयर्स। तो आपको असिस्टेंस रहती है, बाद में आपको कोई चीज प्रॉब्लम आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो असिस्टेंस है ना, ये इस तरह नहीं है कि मिसाल के तौर पे आपने लेक्चर देखा नहीं है, क्लास में आए नहीं है, और बाद में आप कह दें कि कौन नंबर सेंड कर जाना नहीं कौन अजीब बंदी है आपने लेक्चर देखा नहीं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पढ़ी नहीं है, और आप एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इसने ना क्लास में अटेंड किया ना इसने चीजों को फंडामेंटली, तो फिर मैं आपको वहां पे ना उतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि आप ये इस चीज को ऐसे करें। फिर मैं आपको कहूंगा आप जाके वो लेक्चर क्या करें, रिपीट करें। क्या करें, रिपीट करें। जब मैं आपसे कहूंगा कि आपके ऊपर एप्लीकेबल रेट किसके ऊपर लगते हैं, टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगते हैं, तो जब मुझसे कोई पूछेगा कि सर जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर कौन से रेट लगे हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार इतनी चीज मुझे नहीं पड़ी, इसकी फंडामेंटली बेस अभी वो डेवलप नहीं हुई। तो आपने क्या करना है, क्या करेंगे, लेक्चर अटेंड करेंगे। ये बड़ा आ रहा है नजर, इससे क्या आपको सामने नजर आ जाए, इसको देख के आपके जहन में क्या बात समझ आती है, गॉड है, मंजिल की तरफ गामजन है जी। जंगली घोड़ा सही है, रेसा घोड़ा नहीं है, टांगे वाला भी नहीं है, अपनी मंजिल की तरफ गामजन है, भागा भागा जा रहा है। और जी, हाँ ग्रास है, भागे जा रहा है, फील्ड है, पटी भी नहीं पड़ी हुई। हाँ इसकी भी ये लिमिटेशन। इस कोर्स की स्पीड तो नहीं बता रहा किस स्पीड पे हम पढ़ रहे होंगे।
अच्छा, लड़ाई कर रहा है जिस तरह मुशर्रफ साहब किया करते थे। ये देखो मैं आ गया हूँ। मीनार पाकिस्तान पे कहा था ना उन्हें, मैं सदर ही रहूंगा। 2006 में वो मुस्लिम लीग की वो हुई थी ना, वो एनवरी का साल पूरा हुआ था। जब वो मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी ना, तो 2006 में उसके पूरे साल हुए थे ना, 100 साल हुए थे। तब वो तकरीब रखी थी ना उधर लाहौर में। हाँ, और उस वक्त उन्होंने वो अपने अपने मसल शो किए थे। अच्छा, आपने कुरान पाक की आयत सुनी होगी, लईसा लिल इंसाना इल्ला मा। हाँ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अंग्रेजी में कहूँ तो क्या, यू कैन लीड अ हॉर्स टू अ वाटर बट कांट मेक हिम ड्रिंक। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको टैक्स कंसल्टेंट नहीं बना सकता अनलेस कि आप खुद ना बनना चाहें। अनलेस कि आप खुद ना बनना चाहें। शुरू शुरू में आप क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। फिर क्या होगा, सर जी वो क्लाइंट आ गया था, वो फलां जगह जाना पड़ गया, मैं लेक्चर नहीं देख पाया। अगली क्लास में वो नहीं देख के आएंगे तो क्या होगा, नई चीजें समझ आ रही होंगी, चीजें कनेक्ट नहीं हो रही होंगी, तो क्या होगी, मुश्किल होगी। वादा क्या करना है, अपने साथ। किसके साथ, अपने साथ। क्या करूंगा, और उसको रिवाइज करूंगा। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के शपथ लेता हूँ, हाँ, कि अपने साथ जो वादा करता हूँ रेगुलर रहूंगा और उसे निभाऊंगा। देखिए, मैं तो खड़ा होकर बोल के चला जाऊं, आपको बताते चलो, जब तक आप अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे ना, बात बनेगी नहीं। बात बनेगी नहीं। मेरे खाना खाने से आपकी भूख खत्म होगी नहीं ना, बल्कि आपकी भूख किसी और का खाना खाने से भी खत्म हो जाएगी, लेकिन तो लाहौर में तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत खाते हैं, दूसरे वाले से भी ज्यादा खाते हैं। मैं जब इस्लामाबाद से यहाँ है ना, 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले जब आया ना, तो मैंने लाहौर के बारे में चीजें सुनी हुई थी ना, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्व करना शुरू की, तो फिर मुझे काफी सारी बातें सच लगने लग गई। तो वादा करेंगे, बात कर रहे हैं कि सारा कुछ जो करना है, ये एक्सपेक्टेशन काफी बड़ी है यहाँ पर, सारे बड़ी है। तो मेरा सवाल ये है कि ये भी अपने को सारा कुछ सच नहीं है। ठीक है, मेरे पास में क्लाइंट्स आए हैं, ठीक, उसने अगर वो 1 करोड़ से काम कर रहा है, मुझे कह रहे हैं कि मैं 25 लाख से ऊपर बनाने नहीं है, तो वो सारा किस तरह बनाना है, उसमें कुछ क्लाइंट ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, सारा कुछ आपको बनाना है। क्या तो ओके, क्या करेंगे, रेगुलर होंगे, क्या करेंगे, और अपने साथ क्या करनी है, एक नोटबुक लेनी है, एक नोटबुक लेनी है, उसके ऊपर जो जो क्लास का लेक्चर पढ़ा है उसकी डेट डालनी है, जो टॉपिक पढ़ा वो लिखना है, जैसे आपको समझ आए, बेशक उर्दू में लिख लें, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने लिखना जरूर है। क्या करना है, लिखना जरूर है। अभी मैंने ये लिख दिया ना, देखिए मैं उनको ना सेलटेक पढ़ा था, उन्हें कहता हूँ इस तरह चीजें लिंक करें, आपकी चीजें थॉट प्रोसेस। पूरे सेलटेक की फिलोसफी क्या है, पूरे सेलटेक की फिलोसफी क्या है, ऑल गुड्स आर टैक्सेबल, ऑल गुड्स आर टैक्सेबल अनलेस एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट कहाँ लिखे हुए हैं, तो मैं आपको इस तरह चीजें कंसेप्चुअली लिंक करा रहा हूँ, आपने वो चीजें नोट करनी है। क्या करनी है, नोट करनी है। कोई नीट क्लीन होने की जरूरत नहीं है, किसके लिए करनी है, अपने लिए। किसके लिए, अपने लिए, ताकि आपको चीजें क्या हो, आसान हो समझना। क्यों, आसान हो। सप्लाईज कितनी तरह की होती हैं, यहाँ इस तरह ब्रेक करके पढ़ रहा हूँ। रिड्यूस रेट्स कहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। फर्दर टैक्स कब लगेगा, जब अनरजिस्टर्ड को सप्लाईज कर रहे होंगे। उसके साथ आपके लिए बेनिफिशियल चीज क्या है, आपने वहां से कैसे बाहर निकला है, आपके लिए SRO 648 है। तो आपने चीजें इस तरह करनी है, अपने पास नोट डाउन करनी है। क्या करनी है, नोट डाउन जरूर करनी है। स्लाइड भी शेयर हो जाएंगी, जो हाथ का लिखा होता है जेन में वही काम आता है। स्लाइडें मोबाइल में पड़ी रहती है ना, कितना डाटा आपके फोन में पड़ा रहता है, देखते रहते हैं, कितना कुछ उसको देखते हैं। लिखेंगे, सुन रहे होंगे, ध्यान कहीं और होगा, सामने मैं नजर आ रहा हूँ। जब आप लिख रहे होंगे, जो बोल रहा होगा वही लिख रहे होंगे,
दोबारा आपको कहेंगे सर इसमें साथ ये चीज क्या थी, चीजें लिंक हो रही होगी। देखिए मैपिंग ही हो रही है ना, जहन में जब चीजें मैप हो रही होंगी तो फिर ही आपको एक चीज का दूसरी चीज के साथ रिलेशनशिप समझ आ रहा होगा ना। तो आपने नोटबुक भी जरूर लेनी है। नंबर 2, अच्छा, क्लास में कोई भी कितना भी सादा सवाल करे, क्लास में कोई भी कितना भी सादा सवाल करे, कोई दूसरा उसका रेडिक्यूल नहीं करेगा और उसका आंसर देने के लिए कोई क्रॉस टॉक नहीं करेगा। अगर किसी ने कोई बात ऐड करनी है तो पूछ के ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का मजाक नहीं करना कि यार इसको ये चीज नहीं पता। ठीक है, इस चीज का डिसिप्लिन का बिल्कुल ख्याल रखना है। और सबसे बार बार इंपॉर्टेंट, क्लास क्या करनी है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है और उसका रिटर्न लेके जाना है। करेंगे, लड़ेंगे। आजकल लड़ने का जो हमने शक्र मना लिया, जिसने भुट्टो साहब कह रहे थे कि लड़ेंगे मरेंगे। ये था मेरी तरफ से। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दें। जी मैं पहले, चलो आप बता दें, मैं ऑनलाइन भी क्वेश्चन लेता हूँ, पहले आप मुझे बता दें जी। क्वेश्चन था कि अगर ये 4 माह के बाद कोर्स की कंप्लीशन हो जाती है, बट हमारे पास अगर कोई फिजिकली ऐसे क्लाइंट नहीं आते हैं कि हम इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें, तो कोई आप ऐसा भी प्लेटफॉर्म ये उनका आईरिस का प्लेटफॉर्म है, आप उससे एडमिन से बात कर लीजिएगा, आप उसको लॉगिन आईडी क्रिएट कर देंगे तो वहां से आपको हेल्प आउट मिल जाएगी। वैसे भी हम प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे ना, रिटर्न फाइल करते तो हम उसको वर्क तो कर रहे होंगे ना, उसकी लॉगिन अंडरस्टैंडिंग है, सबमिट नहीं करेंगे तो बाकी सारे प्रोसेस तो हमारे पास प्रोसेस में तो गो थ्रू हो रहे होंगे ना हमारे से। जैसे क्लाइंट आप असाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकें। सीनियर वकील आते हैं तो क्लाइंट फीस देता है तो उसको साथ क्या कहता है, क्या कहता है? हैं? अच्छा, और सियाने वकील क्या कहते हैं, भाई मेरा मुशाना पहले दो, मेरी फीस बाद में। मुंशी को भी खर्चा दे दो। अच्छा, और क्या कहते हैं? क्लाइंट की क्या प्रायोरिटी होती है? कॉन्फिडेंशियलिटी। और अच्छा, रिलीफ लेना है। हाँ, अच्छा, और फीस फीस के वाले, फीस दे के बाद उसकी क्या कंसर्न होता है? हाँ, मैंने आपको सीनियर को वकील किया, आपके जूनियर को नहीं। किसको वकील किया? हाँ, सीनियर। वो कहते हैं कि आप आगे जिससे मर्जी काम कराएं, मुझे आपसे मतलब है। ठीक है, तो आपको शुरू में इस तरह कोई अपना डाटा नहीं देगा अनलेस कि वो आपसे ट्रस्ट करे, अनलेस कि कोई आपसे ट्रस्ट करे। मुझसे भी आप कहेंगे ना मेरे अपने क्लाइंट तो मैं भी नहीं दूंगा, कोई भी नहीं देगा। तो कैसे बिल्ड किया जाएगा? आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करें, किसी एक क्लाइंट से देखें, हम सबमिट नहीं कर रहे होंगे ना, किसी काम तो सारा कर रहे होंगे ना, पोर्टल से गो थ्रू तो कर रहे होंगे ना। और आपको एक सारा लॉ एक किसी एक क्लाइंट पे अप्लाई नहीं हो रहा होता, ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर ने एक सारे मरीजों का इलाज जो ना किसी एक पेशेंट से सीख लिया होगा। वेरी करते होंगे सिनेरियो, वेरी करते होंगे। आप जितना पढ़ा होगा 50 उसमें से आपका 10% एक क्लाइंट पे अप्लाई हो रहा होगा, किसी का 20% अप्लाई होगा, किसी का ज्यादा अप्लाई होगा, किसी कम हो रहा होगा। तो चीजें इस तरह वेरी करेंगी। और जब आप कोई काम कर रहे होंगे जिसको पहली मरतबा कर रहे होंगे तो आपको क्या लगेगा कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ और मुझे क्लाइंट फीस कम दे रहा है, क्लाइंट मुझे फीस कम दे रहा है। और बाद में वही काम आप क्या करेंगे, एक्सपीरियंस हो चुके होंगे ना, एक्सपीरियंस हो चुके होंगे, और एक्सपीरियंस होने के नाते क्या होगा, टाइम कम लगेगा, आपकी लर्निंग कर्व इंप्रूव हो चुकी होगी। और फिर हाँ, इनकम ज्यादा होगी। और आप कह रहे हो कि जिस इनकम बेस पे तो मैंने उसका उसके मुकाबले में 10% भी काम नहीं किया। तो ये आपको शुरू में इस तरह प्रैक्टिस में चीजें डिफरेंट होती हैं। ये सबके लिए यही है मेरे, क्या कहते हैं उसका, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। तो सबके साथ यही सिनेरियो होता है। और बात का तो आपको एक क्लाइंट होता है जिस पर आपने इतनी एफर्ट नहीं करी होगी, लेकिन आपको चीजें पता होती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जल्दी अपने ट्रैक पे चले जाते हैं, जल्दी स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं। और आपको उसकी फीस क्या होती है, लगता है कि मैंने ज्यादा से की है, मेरी एफर्ट से ज्यादा है। तो वो आपको ऐसा नहीं होता कि आपकी उस एफर्ट्स की वजह से आ रही होती है, वो आपको उस एफर्ट्स की वजह से आ रही होती है जो आपने पहले पहले की है, पहले केसेस में किया, पहले केसेस में की होती है। तो आपको क्लाइंट भी बाजूकात क्या होगा, कहेगा इतने क्या चीजें कर लें, ये थोड़ा सा काम कर लिया तो इसने इतने पैसे ले लिए, तो उसको आपको पाँव के छाले नहीं नजर आ रहे होंगे जिस जो आपने एफर्ट करते हुए आपको बेयर करने पड़े। तो ये चीजें प्रैक्टिस में डिफरेंट होती हैं। तो ये तो सबके लिए क्या कहते हैं, वो भागने वालों के लिए मैदान क्या है, सबके लिए एक जैसा ही होता है। इनसे आपने बर्दाश्ता नहीं होना। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो क्लाइंट्स नहीं, तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप जो प्रीवियस केसेस है ना उस डिपार्टमेंट के, चाहे वो टैक्स के हवाले से हैं चाहे वो ऐसे हैं, वो आप गो थ्रू करते रहें।
उसकी जजमेंट क्या थी, उसमें कौन सा लॉ हुआ, उसकी पिटीशन क्या थी, ये सारा करते हैं तो आपको वो ये हमारे नौजवान को आईटी आने से ना वो मतलब आसान हो गया ना। वो कहता है कि बस जब मुझे पढ़ना ना पड़े, मैं लाइब्रेरी में जाऊं। मैं पिंडी लाइब्रेरी में बैठा था, वहां पे तनवीर साहब में लाइब्रेरियन ना, वहां पे दो स्टूडेंट्स आए और आके ना उनको कहते हैं, तनवीर साहब मैनू ना दो जजमेंटा कर दो जिस ये लिखा होवे कि कंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ केस नहीं हो सकता। ना उन्हें पता कि कंटोनमेंट ऑर्डिनेंस क्या होता है, कंटोनमेंट एक्ट क्या होता है, इसमें कौन सी प्रोविजन लिखी है, कहाँ कोर्ट होती है, क्या नहीं। बस मुझे एक ऐसी क्या कर दें, जजमेंट निकाल के दे दें कि जिसमें ये चीजें लिखी हुई हैं। हम क्या ढूंढते हैं? शॉर्टकट ढूंढते हैं। और वकालत में शॉर्टकट, टैक्स कंसल्टेंसी में शॉर्टकट नहीं है। चीजें बिल्ड होते होते आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती हैं। क्लाइंट ना पहले दिन आपको ना क्या होगा, क्लाइंट के ना क्या कहते हैं उसके, ना क्लाइंट के दर्शन होंगे ना लक्ष्मी की बरसात होगी। दोनों चीजें नहीं होती, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ही आती हैं। इसीलिए बहुत सारे जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, रहने दो वकालत करने को, कोई और काम कर लो, इतनी मेहनत करोगे जब तुम्हारी वकालत जबान होगी तुम बड़े हो चुके होगे, ऐसे कहते हैं ना। तो चीजें इस तरह डिफर कर रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी एक मिनट जी, और किसी को अ, जी मैं ऑनलाइन क्वेश्चन लेता हूँ, आप प्लीज एक मिनट रुक जाए। सर अभी आपने सारी कोर्स आउटलाइन बताई है, तो इसमें हमारे टैक्सेशन लॉज में एक कॉन्सेप्ट एफटीओ का भी है, फेडरल टैक्स अमेंडमेंट का, उसके बारे में भी सर थोड़ा इसका पार्ट है। हम कंप्लायंस फोकस्ड होंगे। क्या होंगे? कंप्लायंस फोकस्ड होंगे। कहाँ पे? रिटर्न्स की प्रिपेयर करना। जी और के बाद सर आपने बताया था एक्सपोर्ट में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के हम पढ़े नहीं, वो मैंने बताया कि अलग से कोर्स है जो आईसीटी ऑफर करता है, उसके कोर्स पोर्टफोलियो का पार्ट है। जो हमारे सेल्स टैक्स का भी हमने डिस्कस किया है, तो वो भी जाके कंप्यूटर में देखेंगे उसकी चार्ट सेक्टर। जी तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आईआरएस पे अपने बच्चे में वैसे कर हमारी जा रहे थे, कोई रिसेंट चेंजेस के बारे में क्वेश्चन हो, लाइक एचवन स्टॉक का इशू आ रहा है, तो क्या वो आपसे क्वेश्चन इसी लेक्चर में या बाद में किया? बाद में क्लास के बाद कर लें। देखिए एक चीज पढ़ी नहीं, आप उसे क्लास में क्वेश्चन करके बाकियों के लिए वो अजनबी होगा। लेकिन क्लास का टाइम तो सबका एक कलेक्टिव टाइम है ना, तो वो बाकियों के लिए क्या होगा, वो कंसेप्ट जब वो आए शायद जब वो पढ़े तो उन्हें आसान लगे, लेकिन अभी उन्हें क्या लगना पड़ेगा, मुश्किल लगना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या होगा, क्लास के बाद डिस्कस कर लें। सर आपने बताया कि जो रिटर्न जो है ना वो आपको बनाना सिखाएंगे टैक्सेशन इंडिविजुअल जो होगा। अब एक जैसे मैं एक कंपनी के साथ अटैच, वो मैंने एससीसीपी से रजिस्टर्ड है, अब मुझे उसकी रिटर्न भी आप जी कंपनी बताएंगे बताएंगे कितने तरह के पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल क्या होते हैं, एओपी क्या होती है, रिटर्न कंपनी। कैसे सबमिट जी बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी की रिटर्न देखेंगे बिल्कुल। हाँ चलिए क्लाइंट को ऐसा लेस्को लगा के देखा उसका पास होने के बाद ये मालूमात को पोर्टल नजर आ रहा है, एपीआर मालूमात आयरे से लेता है, ये मालूमात लेता है। लॉगिन कर। सर आप ऑनलाइन क्वेश्चंस लेंगे? जी ऑनलाइन के सारे क्वेश्चंस लेंगे हम। ठीक है जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ये एपीआर मालूमात नजर आ रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपकी गाड़ी के नाम पे कौन सी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स हैं, पेट्रोल की पेमेंट है, एजुकेशन एक्सपेंसेस, सारी डिटेल्स आ रही होंगी। इसको ऐसे आपने एक्सपोर्ट
स्पोर्ट के तौर पे यूज करना है, इस पे 100% रिलाई नहीं करना, क्योंकि सारे बैंक से अभी इसके साथ लिंक नहीं है। तो आपका प्राइमरी सोर्स क्या होगा? आपका क्लाइंट ही होगा। क्या होगा? दोनों का अलग अलग पर्पज है। वहां पे सिर्फ MIS आता है, वहां पे ज्यादा और डिटेल है, जब उस पर बात करेंगे MIS की बात भी करेंगे यहाँ पे। देखिए, आप कोई वली अल्लाह तो नहीं है कि आपको सारी चीजें उसके बारे में मतलब क्लाइंट आपको बताएगा ना, जितना डॉक्टर होता है उसको कहा पेशेंट आपको चीजें बताता है तो उसको पता चलता है ना। आपने उससे चीजें पूछनी है ना, क्लाइंट से इंटरव्यू करेंगे और वो आपको पूछने के बाद देख लेंगे कि आपको क्या करें, कि ये मुझे चीजें बाद में क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यहाँ से पोर्टल की हेल्प ले लेंगे। पहली बात तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब आपको लॉगिन आईडी देगा कि वो आपके ट्रस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर आप उसको, तो फिर दूसरी बात, वो जो चीजें आप उससे पूछ रहे हैं वो आपको बता रहा है या नहीं बता रहा, वो कितनी सच है कितनी झूठ है, आप उसको कॉस्ट कॉर्पोरेट कर सकते हैं। एमनेस्टी आई नहीं है, 2018-19 में आई थी, उसके बाद नहीं आई थी। चीजें होती हैं, हम वो कह रहे हैं कि क्लाइंट्स बताते नहीं जी कुछ लोगों के पास चीजें होती हैं, don't want to fight. जी। तो आपने कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि उसको रिटर्न फाइल करना है, अगर वो आपके लिए विलिंग है तो आप उसे करेंगे ना, उसका फायदा है ना, उसने करना है ना, आपके लिए वो लाइबिलिटी थोड़ी आएगी। नहीं बताता तो उसकी लाइबिलिटी किसकी जिम्मेदारी है? आप ही ना। बतौर कंसल्टेंट कभी भी क्लाइंट के शूज में स्टेप इन नहीं करना। वो बेशक आपके लिए जरिए रोजगार जरूर है, लेकिन रिस्क कौन देता है? अल्लाह ताला की जात देती है। हर केस लेना मैंडेटरी भी नहीं होता, हर केस लेना मैंडेटरी भी नहीं होता। ये चीजें, कुछ चीजें आप देखें, आप ना प्रैक्टिस के साथ ना आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखेंगे। क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता हर चीजें सीखेंगे। एक बुक है आर्ट ऑफ अ लॉयर, किसी ने पढ़ी? लॉयर, बहुत अच्छी बुक है। मैं तो कहता हूँ लॉयर को उसे एनुअल रिचुअल के तौर पे पढ़ना चाहिए। उसमें इस तरह प्रैक्टिकल चीजें बहुत सारी हैं, वो एक्चुअली ना कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स की, उसमें इस तरह से काफी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं जी। जो हमारे कंसल्टेंट्स मोस्टली ना जब फर्स्ट पेटेंट करते हैं तो उसमें उसकी वेल्थ स्टैंड कर देते हैं अपने क्लाइंट की, लेकिन उससे पूछे बिना, मतलब एक बंदे की टोटल वेल्थ से 2 मिलियन है तो 5 मिलियन प्लस स्टैंड बाय कर देते हैं और फ्यूचर उसकी वाइट मनी बनाने के लिए। तो आप इसका एक सिंपल सा बता दें शॉर्ट के, ये सही चीज होती है या गलत होती है? गलत होती है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऐसे नहीं रिटर्न फाइल कर देनी, आपने सबसे पहले किसके ऊपर करनी है? वर्किंग करनी है। क्या करनी है? वर्किंग करनी है। क्या करनी है? एक्सेल में वर्किंग करनी है। हर हेड में आप देखेंगे हम एक्सेल पे वर्किंग करने के बाद 40 पे जा रहे होंगे। और एक चीज और सर, जैसे हम 2-3 माह के 2 साल 3 साल बाद हमने अगर स्टार्टअप उसकी 7 मिलियन फॉर एग्जाम्पल स्टैंड बाय कर दी है, बाद में हम उसको डिक्रीजिंग पे लेके आगे 40 पे या 50 पे स्टैंड बाय कर रहे हैं 2-3 साल के बाद, उसने कंज्यूम की होगी या इजाफा हुआ होगा, इनकम आई होगी, जा रहे हैं उसके साथ। वो अपनी पहले से वेल्थ को इंक्रीज कंज्यूम कर रहा है ना, तभी उसके एसेट कंज्यूम हो रहे हैं ना। आमदन नहीं आ रही ना। देखिए, आपकी आमदन जो है, आपकी आमदन है आपकी जब खर्चों में होना है, जो आपके आपके एसेट्स बन रहे होंगे। अगर आपकी आमदन नहीं हो तो फिर क्या कर रहे हैं? आपके खर्चे कहाँ से मीट कर रहे हैं? कैपिटल नहीं, आपने अपने एसेट्स को, जो आपके एसेट्स हैं उनको कंज्यूम किए जा रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, हम कर रहे होंगे इस पे। इन्फ्लोज क्या होते हैं, स्टेटमेंट को कैसे रिकंसाइल कर रहे होते हैं, उसमें सारी बातें होंगी। एक्सेल पे पूरी वर्किंग करेंगे पहले। और किसी के फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करने हैं, किसी के फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करने हैं तो आपने किस चीज का ख्याल रखना है, और वो ख्याल के लिए आपको वो FBR वाले कैसे ट्रैप करते हैं, और उनके पास क्या पावर है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, और आपने उससे बचने के लिए अपनी वर्किंग कैसे करनी है, सारी बात कर रहा हूँ। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आपने क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसमें जंप नहीं करना, स्टेप इन नहीं करना उसके शूज में। वर्क एथिक का एक तो मुझे लगता है कि इसमें एक वर्क एथिक का भी लेक्चर होना चाहिए कि आप एथिकली वो आप देखिए, कुछ चीजें हम आपको इतनी जल्दी मर्जी जितना बताते हैं, बातें कर लेंगे, जहां से बाहर निकलेंगे थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। जो आपको एक्सपीरियंस होगा ना, वो कुछ दरिया की गहराई जो है ना, उतर के नापी जाएगी। हर बंदे का एक डिफरेंट होगा। मैं आप जहाँ कितनी मर्जी बातें कर लूँ, किसी का उससे डिफरेंस होगा, किसी का नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे वो कह रहा हूँ कि आप वो ना बुक जरूर पढ़िएगा, आर्ट ऑफ अ लॉयर। उसमें इस तरह की ना वर्क एथिक्स के ऊपर भी, कि जूनियर लॉयर से क्या चीजें सीनियर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जज क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है। 3-4 आर्टिकल्स हैं उसमें। एक आर्टिकल है नो योर लॉ, कि आपने लॉ को कैसे जानना है, कहाँ से चीजें हेल्प आउट लेनी है। देखिए, आपने कंसल्टेंसी करनी है ना, तो आपको किताब से ना दोस्ती करनी पड़ेगी, उसके बिना कोई चारा नहीं है। फिर पूछ के चलने वाली वकालत जो है ना, थोड़ी देर बाद मुरझा जाती है। किसी से इस तरह पूछेंगे, एक मरतबा पूछेंगे, 2 मरतबा पूछेंगे, उसने कहना यार ये खुद तो पढ़ता नहीं है ना, मैनू ही ना किताब समझा हुआ है। ऐसा करते हैं ना।
ऐसा करते हैं ना, वो कहते हैं यार इन्हें की करना, फीस मैंने शेयर करता नहीं है, सिर्फ चीज़ें मेरे को पूछ के चल जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किताब से दोस्ती रखनी पड़ेगी, और इसमें लॉ में चेंजेस आती हैं और आपने उनसे अपडेट रहना है। हाँ, सेल टैक्स लिटिगेशन वाला जी। जो इसका पार्ट है सेल टैक्स का, तो इसमें क्या देखिए हमारे जो इस वाले कंपोनेंट में देखिए हमारी ना इतनी डेप्थ में इतनी चीजें नहीं होगी, उसमें तो हमारा फोकस ही क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम फंडामेंटली कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे ना, वो डिटेल होगा उसमें, जितने हम इस पे एक लेक्चर लगा रहे हैं उससे ज्यादा शायद लेक्चर उसी टॉपिक्स पे लग रहे होंगे, क्या लग रहे होंगे, उससे ज्यादा एक टॉपिक्स पे लग रहे होंगे। अभी हमारे एक दोस्त का था कि उनका टैक्स लिटिगेशन के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन था जी, नहीं लिटिगेशन वगैरह थे, नोटिस वगैरह के हैंडलिंग के लिए उनका कोई क्वेश्चन था, किसी दोस्त का था, मुझे याद आ रहा है इधर कि उन्होंने कहा था मैं नोटिस हैंडल वगैरह करने में उन्हें मुश्किल होती थोड़ी, फ्रैक्शन में बता है। किसी दोस्त ने नोटिस का जिक्र किया था। ये नोटिस हमारे इसके कंसेप्ट का पार्ट नहीं होंगे, नोटिस लिटिगेशन में डील होते हैं, हाँ वो एक अलग एरिया जी, एक अलग एरिया। और वो आप वो ऐसे नहीं है आप इसको पढ़े इतनी चीजों की अंडरस्टैंडिंग के बगैर वो जाके समझ लेंगे, नहीं होगा, क्योंकि ये जहाँ पे चीजें डिस्कस हो रही है वहां पे नहीं हो रही होंगी ना, ये बेसिक और इंटरमीडिएट का कोर्स, इसके कंटेंट्स भी आप देखेंगे ना उस लेवल के हैं। क्लियर, कोर्स कंटेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई आपको मतलब आपके कोऑर्डिनेटर ने कोई बात करते हुए आपसे कोई ओवर कमिटमेंट तो ना कर दी हो जो आपको ना समझ लग रहा है कि ये उसने मुझसे ये बात की थी और यहाँ पे वो वाली बात नहीं है। देखें तो वो इंटर देखेंगे जी नहीं, वो सेट एक्ट 1990 वाला देखेंगे, एफबीआर वाला प्रदर्शन हमारे पर सूबे का अलग है, हर सूबे का अलग है, वो अलग है, सब देखेंगे। वो नहीं, वो इस तरह हमें सेल टैक्स देखेंगे। क्या PSEB जो जा रहा है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, पर्सन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड नहीं, वो हमारा नहीं है मत मैनेजर, हम सिर्फ इन्हीं एरिया को फोकस कर रहे होंगे, वो आईटी से रिलेटेड है, उन्होंने जिस पे काम करना है। आउटलाइन हमें प्रोवाइड की कोर्स सही कह रहे हैं सर, ये सही उसमें तो मैंने कहा ना आपको कोई ओवर कमिटमेंट लग रही हो, किसी ने कोई बात की, मैंने आज तक के सामने इसलिए कहना कि वो उसमें शामिल नहीं है, मैं भी आपसे बता रहा हूँ। देखिए हमें उन्होंने एक चीज को भेजा कि आपका ये कोर्स है, इसकी मैंने उनसे पास की आउटलाइन बताएंगे हमें क्या क्या पढ़ाया जाए। उसमें आपने सारी जो आईरस का है, बेसिक अकाउंटिंग आ गया, SCCP आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, इनकम टैक्स आ गया, उसके अलावा सेल्स टैक्स आ गया। इसमें जो है ना ये IT और कंप्लाइंस एंड PSEB, आप उनसे दोबारा बात कर लीजिए क्योंकि सर ने जो हमारे साथ कंटेंट शेयर किए थे इसमें पार्ट नहीं था। IRS की जो है ना पोर्टल 1 साल के लिए आपकी पास होगी, आप जितना मर्जी उस पर प्रैक्टिस करें। ये पोर्टल ही नहीं, वो आपको एक्सेस की बात कर रहे थे ना, वो उसकी बात होगी, आप एडमिन से बात कर लीजिए, वो लर्निंग मैनेजमेंट LMS की बात कर रहे थे, ये जो आपके लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी ना उसकी आपको रिव्यू करने वाली बात कर रहे थे जी, उसकी भी एक्सेस के बारे में आप आमिर से बात कर लीजिएगा, वो आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देंगे, क्योंकि बट कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो मोस्टली जो जैसे कॉल सेंटर्स हैं वो मैंने खुद रजिस्टर करवाया, क्योंकि PSEB का लाइसेंस होना रिक्वायरमेंट वो लाजमी करना। अब जब हम PSEB का ही नहीं कुछ अंडरस्टैंड करेंगे और SCCP का कर लेंगे तो हम एक कंपनी की कंसल्टेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मिसाल के तौर पे आप कंपनी करेंगे, कुछ आपको कंपनी बनाने से पहले प्री रिक्विजिट्स होंगी, मिसाल के तौर पे अगर आपने NPO बनानी है तो आपको पहले SCCP से पहले क्या हुआ चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, फिर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसी तरह अगर आपने सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए कंपनी बनानी है तो आपको पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगी, फिर आप सिक्योरिटी सर्विसेज ले रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो वो आपको कुछ इसके प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे आपने फॉरेन करेंसी की कंपनी बनानी है आपको स्टेट बैंक से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप कंपनी की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई एसोसिएशन ट्रेडर्स की यूनियन या ये एसोसिएशन बनानी है तो आपको पहले DGTI से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये कुछ रिक्वायरमेंट जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले आपको करनी पड़ेगी, और इस तरह कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के बाद पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर एक कंपनी जो फूड की कंपनी बनाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पंजाब में फूड अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। इसी तरह कोई ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट वाला बोलते हैं, उनके अपने अलग लॉज हैं, उनके अपने अलग अलग एरियाज हैं। SCCP उनसे डील नहीं करता, हम सिर्फ SCCP पे जाके कंपनी बनाना सीख रहे होंगे। आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, आपने कंपनी रजिस्टर्ड कर ली, ठीक है, अब आप उसके वर्किंग शुरू होगी। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया कि आपके टैक्सेशन का बताएंगे तो आपने कहा जी हमने बताऊंगा आपसे कंपनी की जो है वो रिटर्न को कैसे फाइल करें। अब उसी कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है कि उसने PSEB को में भी रजिस्टर्ड हो,
जी उसकी बिजनेस सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, एचसीसीपी की रिक्वायरमेंट है, हर बिजनेस सेक्टर की अपनी रिक्वायरमेंट है। हम बिजनेस सेक्टर को नहीं हैंडल कर रहे हैं। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आउटलाइन उन्होंने को दिया, मैंने तो उस चीज को देखा ना कि मैं इस कंपनी के मैं इसीलिए आपको उन्हीं को क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वो इस तरह हम चीजें देख रहे होंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले कहीं आपको परमिशन रिक्वायर्ड होती है और कहीं आपको वो काम करने के लिए बात है। सर मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कर दी, आपने मुझे उसकी कंपनी की रिटर्न भी फाइल करना मैंने उसकी भेजी थी, आपने बता दी सर। जी अब मैंने उसी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो पीएसईबी की उसकी रिक्वायरमेंट जी वो उससे उसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस सेक्टर में जिस सेक्टर में कंपनी हाँ वो सेक्टर रिक्वायरमेंट है, एसएससीपी से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं। सेक्टर की requirement है, हाँ। वो तो मैंने रिक्वायरमेंट देखी जी, है ना, जी। आउटलाइन में रिक्वायरमेंट देखी है तो मैंने देखा कि ठीक है जी इसमें मुझे पीएसईबी के बारे में भी बताया कंपनी सेक्टर वाला कोर्स है ना, उसमें इससे रिलेटेड चीजें हैं, इसमें नहीं है। ये देखने हाँ आप उनसे प्लीज बात कर लीजिएगा। जो कंपनी लॉ कंपनी सेक्टर वाला कोर्स है ना, उसमें वो ट्रैवल एजेंट्स वाला भी है और वो क्या कहते हैं यार, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ ये ठेकेदार जो रजिस्ट्रेशन कराते होते हैं अपनी कैटेगरीज ए बी सी वाली, वो भी इसमें शामिल है ना। हमारे देखिए इसमें ना, हमारे ये वाला कोर्स में इतना एरिया कंज्यूम हो रहा होगा। हमारा ये कोर्स इंट्रोडक्टरी और इंटरमीडिएट लेवल वाला है। मैं आपसे बार बार ईयर्स कर रहा हूँ। सर ये जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं इसमें सारा वो उसकी बेसिक नॉलेज देंगे कि वो जो वाइट शो कराते हैं एसेट शो कराते हैं। देखिए आपने अपनी वर्किंग करनी है और अपने अपने एसेट्स की रिकॉर्डिंग करनी है ना, और जितना आपका टैक्स ड्यू बनता है वो बनना है। जहां आप अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, जो आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी, जहां आपके पास ये चीजें होंगी, वो हम आपको बताएंगे। एक ही देखेंगे, सबका एक ही जैसा प्रोसेस है। सर आप ऑनलाइन जो भी सवाल दे दें। कंपनी को एससीसीपी ही डील करता है, पब्लिक को भी वही डील करता है, सिंगल मेंबर कंपनी को भी वही डील करता है। कौन बोले थे? चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो तो अलग अलग एरिया है ना, ये देखिए डिवाइड है बीच में। हम ऐसे बात कर लेते हैं कि 3 से 4 कंपनी रजिस्ट्रेशन करने हैं, ये हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आप आप दो चीजों को ना कंफ्यूज कर रहे हैं ना। कंपनी जो बनाना सीखेंगे ना, और इस पे काम कर रहे होंगे ना, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इस पे नहीं हो रही होगी, इसमें सिर्फ एससीसीपी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होगी, चाहे वो सिंगल मेंबर कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। पर्सन है ट्रेडमार्क। हाँ तो ट्रेडमार्क वाला अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे, आईपीओ में जाके आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कैसे करना है यहाँ पे। उसके अंदर आईपीओ तो ट्रेडमार्क तो ये तो टाइटल्स ये देखें, ट्रेडमार्क क्या होता है, यहीं से ट्रेडमार्क है ना। ये आईपीओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडमार्क को भी डील करता है, पेटेंट को भी, डिजाइन को भी, कॉपीराइट को भी, और ये उनका पोर्टल है जहाँ से हम ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन देते हैं। सर मेरा मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन सर, मैंने ये पूछना आपसे, कंपनी में पार्टनरशिप बेस्ड रजिस्टर करवाता हूँ, जो फॉर्म सी पर रजिस्टर जी, उसमें एओपी भी होता है। एओपी पार्टनरशिप का जो इनकम टैक्स में नाम है वो एओपी है, बस बाज़ इनकम टैक्स पार्टनरशिप को एओपी कहते हैं। सर वो मैं ना फॉर्म सी में रजिस्टर करवा लेता, जब मैंने प्राइवेट लिमिटेड में जाना होता तब मैं एससीसीपी में जाता। जी, तो उसके बारे में भी आप हमें बताएंगे इसमें क्या डिफरेंस है, या वो कंपनी का कैसे रजिस्ट्रेशन। लेकिन दोनों को लॉ अलग अलग डील करता है। कंपनी को कौन सा लॉ डील करता है, पार्टनरशिप को कौन डील करता है, ये दोनों का लॉ अलग अलग है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज अलग अलग है ना, दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटीज है ना। क्लास होगी तो संडे की क्लास तो होगी इसी टाइम में, ठीक है कल भी क्लास होगी। ठीक है सर, ज्यादातर जी देखिए वो दोनों अलग अलग पोर्टल है। पार्टनरशिप आपने कहाँ रजिस्टर कराई है? सर मैंने पार्टनरशिप करवाई है जो फॉर्म सी कौन सी, यहीं से लिया ना आपने, ईओपी यहीं से रजिस्टर किया ना, और आपने कंपनी कहाँ रजिस्टर कराई है? एससीसीपी के पास। एससीसीपी किस लॉ के तहत अलग बॉडी बनी हुई है, अलग लॉ है, फेडरल का लॉ है। कंपनी का एक पोर्टल अलग है, एक त्रिभुजी में एक ऑफिस है। मैं कह रहा हूँ दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग है। पार्टनरशिप अलग चीज है, कंपनी अलग चीज है। दोनों में क्या फर्क होगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद पोर्टल पे जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा भी एक सवाल उस वक्त जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, और फिर आपसे पूछूंगा भी, और आप कहेंगे अच्छा ये क्या होगा, अभी तो मैंने आपको ये बताया था। चलें तो जिस तरह आपने लेक्चर दिया, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमें वेरीफाई भी करने पड़ेंगे, अपनी चीजों को भी देखना पड़ेगा कि वो मैं आपसे लर्न करने के लिए कुछ चीजें जो आपने पहले लर्न की उनको अनलर्न करना पड़ेगा ना, कहीं आपकी एडजस्टमेंट क्या होगी,
वो ठीक करना होगी ना, ठीक कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। आप जैसे आप ये कह रहे थे कि कंपनी 3-4 बनाने देख लेंगे, मिसाल के तौर पर उनके जिनके ऊपर पार्टनरशिप एक जगह होती है, पब्लिक कंपनी जो है किसी और जगह रजिस्टर्ड होती है, ऐसा नहीं है। हम जो कंपनी बनाना सीख रहे होंगे तो कंपनी को एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी डील करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ भारत। बाकी कंपनी के आगे टाइप्स हैं, कंपनी के आगे टाइप है। मैंने अभी आपसे शुरू में पूछा था कंपनी बनाने कितने तरह से काम कर सकते हैं, 3, कौन कौन सा? हाँ, तो ये तीनों अलग अलग है ना, तीनों अलग अलग है, तीनों को अलग अलग। सोल प्रोटेक्शन को कोई लॉ नहीं डील करता, पार्टनरशिप को अलग लॉ डील करता है, कंपनी को अलग लॉ डील करता है। अगर उसका नेचर ऑफ बिजनेस ही कुछ इस तरह से है कि एक नहीं, हम उसकी लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, लीगल फॉर्म बिजनेस पढ़ रहे होंगे। हमें तो ये सीखना है सर कि प्रॉपर कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। यहाँ पे करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल सर, एक सर्विसेज कंपनी है ट्रैवल एंड टूर्स की, उसके रिगार्डिंग कितने लाइसेंस रिक्वायर्ड है फॉर द रजिस्ट्रेशन इन एससीसीपी। हाँ, ये देखें, मैंने आपसे भी क्या अर्ज किया, एससीसीपी आपको कंपनी लॉ को डील करता है, एससीसीपी आपके ट्रैवल एंड एजेंट और एक्टिविटीज को डील नहीं करता, वो बिजनेस रेगुलेटर है, वो आपको बिजनेस है, वो आपने अपने ट्रैवल एजेंट से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब देखनी है। एससीसीपी की हद तक वो नहीं होगी, हम वो हर चीज नहीं कवर कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं मैं फूड में कंपनी ऑपरेट करता हूँ, मैं कहूँगा आपको एससीसीपी ने फूड में कंपनी बना दी, अब आपके फूड इसके साथ फूड अथॉरिटी के साथ इसमें होना, वो तो आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है ना, तो आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कंपनी के इंकॉर्पोरेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं। सर इसके लिए जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे कंपाइल करेंगे? सबके सामने काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ नोटबुक रखें, आपको चीजें नोट करें, काम करें, इसीलिए आपको कह रहा हूँ नोटबुक रखें, आपके सामने ये काम कर रहा हूँ। नहीं समझ आती लेक्चर रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, बार बार देखें, नहीं समझ आते डी क्लास में जी जी नहीं, वो इसका पार्ट नहीं है। जल्दी तो आपका कैसे प्रैक्टिस के लिए तो उसमें जो बजट आ गया तो वो चेंज हो जाता हाँ, वो तो हर एक तो सबके साथ है, वो तो मुझे भी लॉ पढ़ना पड़ेगा, शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। रहते हैं इतने क्वेश्चन करने हैं, अभी 8 बजेंगे, अभी आगे भी काम हो, फिर जाना है हमें। चल ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। नहीं, सैटरडे संडे का प्लान किया था, आप आमिर से बात कर लीजिएगा, बाकी आपको वो बता देंगे एडमिन के रिलेटेड में। कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बात कर ले, बाकी एडमिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको ना, वो एडमिन या आपका कोऑर्डिनेटर डील कर लेगा जी। सर मेरा कोर्स से रिलेटेड एक सवाल है, सारी बातें जी, वो पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा, मैं आपको उसको लॉ बता दूंगा कि सेक्शन 19 में लिखा हुआ ये आपको पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, जब आप पर्टिकुलर सिनेरियो में जाते हैं उस वक्त एप्लीकेबल होती है, हर सूरत में नहीं होती। और मैं आपको बता दूंगा कि उसमें कहाँ लिखा, आपको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखाऊंगा कंपनी का, यहाँ पे ये बात लिखी होती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का आपने कहाँ लिखनी है, वो उसकी इक्वल हो सकती है, लेस हो सकती है, वो एक अलग रिक्वायरमेंट। मॉनिटर जी, आरएस किधर गया, ये वाला ना आरएस, इसी पे रिटर्न फाइल करना सीखेंगे, इंडिविजुअल के भी, कंपनी के भी और ईओपी के भी। चलिए सही है जी, it's not well we are here जी। मुझे अब आप अपना ऑनलाइन बता दें किसी के क्वेश्चन हैं तो। जी ऑनलाइन के सवाल conversion from SMC to private limited ये इंक्लूडेड है SCCP compliance के पोर्शन में? नहीं, कन्वर्जन इसमें पार्ट नहीं है, लेकिन वो कंपनी सेक्रेटरी वाला कोर्स है, उसमें कंप्लीट डिटेल में कवर होता है। ब्राउचर में तो लिखा हुआ है, ये ब्रोचर है जो इस कोर्स का। ओके ओके जी बाकी लोग भी ऑनलाइन वाले सवाल कर रहे हैं, काइंडली बताइएगा कौन सा कोर्स अभी बताया है सर ने, वो SCCP कंप्लायंस का? वो SCCP की कंप्लायंस का हमारा कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी का कंप्रीहेंसिव कोर्स है, ठीक है। वो SCCP की सारी कंप्लायंसेस जो इसमें आप कन्वर्जन की बात कर रहे हैं वो सारी चीजें उसमें कवर होती हैं। स्पेशलाइज कंपनीज भी, कंपनीज अंडर सेक्शन 42 भी वो उसमें कवर होती हैं, इवन PEC है वो भी उसमें कवर होता है, ठीक है। लेकिन कन्वर्जन भी उसी में ही है जी, उसी में होती है, वो है इट्स ऑल अबाउट SCCP। हेलो जी जी सर, काइंडली मेरा एक सवाल है और 2-3 मशवरे है सर, काइंडली जरा उनको अगर आप फोकस कर ले तो। जी साहबजादा साहब। सर अगर मैं चाहता हूँ ना कि मैं टैक्सेशन भी सीख लूँ और फिर ये नोटिस वगैरह भी मैं सीख लूँ, तो सर पहले मैं ये कोर्स कर लूँ फिर एडवांस में इनरोल हो जाऊं या डायरेक्ट वही?
या डायरेक्ट जी। वहां पर एनरोल हो जाऊं? नहीं, डायरेक्ट आप वहां पे नहीं आ सकते। देखिए, जब तक आपको कंप्लायंसेस का अंदाजा नहीं होगा, आप लिटिगेशन कैसे करेंगे मेरे भाई? आपको थैंक यू पता ही सर। नहीं है कौन सा नोटिस किस सेक्शन के तहत आता है, तो आप थैंक कैसे यू उसको सर। बैटर करेंगे? ठीक है सर। और सर तो काइंडली ये आज ये जो है ना, पहली चीज है। जी सर, सर आज इस टॉपिक के हवाले से सर बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चंस आ गए ने सर, वो काइंडली तो जो देखिए, टॉपिक हो। और नहीं सर नहीं, वो क्योंकि हमें, आज तो कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया हमने, आप जी सर, समझे इस बात को। आज सिर्फ हम कोर्स की आउटलाइन बता रहे थे, जी सर। आज हमने पढ़ाया नहीं, कल इसका पहला लेक्चर होगा। सर काइंडली बस आप जरा ये कह दे के इररिलेवेंट कल क्वेश्चंस ना आपका होना। एंटीएन कैसे बनता है और फिर 181 की मॉडिफिकेशन कैसे होती है, वो हमने कल करना है। ठीक है सर, शुक्रिया सर। थैंक यू साहबजादा साहब जी। आप पूछिए। आतिफ हुसैन मेमन साहब। जी साहब, वालेकुम सलाम जी। क्लास की वजह से ना यहाँ पे सर प्लीज पानी ला दें प्लीज। बस ही जाने पे और जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, इस क्लास की रिकॉर्डिंग होगी बाद की अवेलेबल? जी सुबह ये आपको मिल जाएगी, अभी कोई 5-6 घंटों बाद जो है मिल जाएगी। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग की आपको मिलनी है। ये पहली 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग हमारी यूट्यूब चैनल पे जाती है, उसके बाद हमारा LMS पोर्टल है जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग की एक्सेस दी जाती है। जी हेलो। एनीवन है? अच्छा, जी बस आवाज मेरा आ रही है? एक सवाल ये है कि सवाल क्या है, बस एक कंसर्न ये है कि इस पूरे लेक्चर में जी जो टीचर का मेन फोकस तो फिजिकल स्टूडेंट्स पे था। वो यहाँ से अगर कोई बच्चा सवाल कर रहा था या हमने एक से रेज हैंड किया हुआ था, तो वो उस पे टीचर का बिल्कुल ही आखिर में आके आपने आके नहीं दिया है। अगर इस तरह कंटिन्यू रहेगा तो वो तो फिर नहीं, अब्बास हैदर साहब इस बात की आप तसल्ली रखें। देखिए, ये जो पहली 2 क्लासेस होती हैं, जैसे आपको भी जल्दी जल्दी सवालात आ रहे थे इसलिए वहां से भी आ रहे थे, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि फॉर एग्जांपल हम कोई सेशन वाइंड अप करके जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चन हमने थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाले थे, जब तक आप लोगों के सारे क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो जाते ये सेशन कंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। सर मेरा एक सवाल है। सर कह रहे थे कि जो है ना वो ये हेलो। ईज ऑफ, हेलो जी सर, एक एक ईज ऑफ, सर ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो भी था, ये खाली पंजाब के लिए वेबसाइट है। और टैक्सेशन वाला तो हम तो सिंध के हैं, तो हमें क्या फायदा है? ये हमारे तो ये काम का ही नहीं है, तो हम कराची वाला ज्वाइन करें ना जो। तो कराची वाला 28 को शुरू हो रहा है, उसके साथ कर लीजिएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, समझने की जरूरत है आतिफ साहब। 99% जो आपका सिनेरियो होता है ना प्रोविंशियल सेल टैक्स रिटर्न का, वो सेम होता है, ठीक है? तो उस हवाले से तसल्ली रखें। अगर आपको फॉर एग्जांपल SRB का या PRA का या KPRA का या PRA का, मैं बात करना, मैं प्लीज आपको सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इनकी बात समझ रहा हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पोर्टल था जो मैंने अभी आपको पंजाब वाला दिखाया, ये तो जिक्र कर रहे थे ना आप? जी सर, ऐसा ऐसा ही है। हाँ, तो ये जो पोर्टल है ना, ये सिंध का भी हूबहू ऐसा ही है। मैं आपको सिंध के पोर्टल से भी गो थ्रू करा दूंगा, और वो भी जो सिंध वाला ही पोर्टल है ना, वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने ही पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PITB ने ही बनाया है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये ओपन होता है तो ये देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पंजाब वाला भी वैसा ही है और सिंध वाला भी वैसा ही है, सेम है। पोर्टल आईडी का प्रोसेस भी सब कुछ सेम है। ये नजर आ रहा है आपको भी? ओके सर। और ये देखें, ये बनाया भी देखिए, ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सबसे आखिर में नजर आ रहा होगा आई थिंक आपको, जब अभी मेरा कर्सर है यहाँ पे, नजर आया? ये आपको नजर आया? जी नजर आ रहा है सर। हाँ, तो यहाँ पे ये देखें, इसके दोनों का नेविगेशन एक जैसी है, क्योंकि इनको डेवलप करने वाला जो बैक एंड पे जो है ना डेवलपर, वो एक जैसा ही है। प्रोसेस सबका एक जैसा ही है, दोनों का, पंजाब का भी और सिंध का भी। हेलो सर, मेरा एक सवाल आवाज आ रही है आपको? एक सवाल करना था मैंने भी। इजाज अली नाम है मेरा, आपको आवाज आ रही है? भाई एक एक बंदा करके बोले। इजाज साहब आपका सवाल 1 मिनट लेते हैं, आतिफ साहब का सवाल कंप्लीट हो जाए फिर आपका सवाल लेते हैं। सर तो जी आतिफ साहब आपका सवाल एड्रेस हो गया प्लीज। सर तो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी डिफरेंस नहीं, बस नाम का डिफरेंस है। नहीं, नाम का कोई डिफरेंस नहीं है। देखें, ये देखिए, जो पार्टनरशिप रजिस्टर करनी होती है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है,
उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक अपना पोर्टल बनाया हुआ है और एक सिंध गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। मैं कह रहा हूँ इनमें सॉफ्टवेयर या पोर्टल की हद तक कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी दोनों डिफरेंस तो रहेंगे अपनी जगह के। आपका जो है ना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जैसे कराची में वो कोऑपरेटिव मार्केट है, वहां पे सदर में वहां बैठता है, जैसे लाहौर का है तो वो चुबुर्जी के पास बैठते हैं। बाकी प्रोविंसेस उनके पास किसकी अथॉरिटी दी वो तो दी होगी, लेकिन इनको पार्टनरशिप को रजिस्टर करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम जैसा ही, एक जैसा ही है। ये मेरी अर्ज थी। आई थिंक मैं आपको कर पाया हूँ। ओके ओके सर। हेलो हेलो जी, इजाज बात कर रहा हूँ मैं। आवाज आ रही है आपको सर? हेलो जी आवाज आ रही है, आप बोलिए ब्रदर। अच्छा, ऐसा है जो हमारे स्पीकर हैं उनकी मुझे जो स्पीड थी गुफ्तगू की वो काफी ज्यादा थी, तो आप यकीन करें मुझे 50 या 40% जो है ना समझ में आ रहा था। और दूसरे नंबर पे लाजमी बात है, ऑनलाइन जो होता है कम्युनिकेशन थोड़ी सारी डिफिकल्ट भी होती है, लेकिन उनकी स्पीड की वजह से बहुत कम लेक्चर मुझे जो है वो बड़ी मुश्किल से मैं समझने की कोशिश कर रहा था। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बाकी सबकी आवाज बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आ रही थी, लेकिन उनकी जो है ना मुझे जो मेन स्पीकर थे उनकी आवाज नहीं आ रही थी। इसमें इसको थोड़ा सा एड्रेस करेंगे आप? मैं एजाज साहब इस आपका पॉइंट समझ गया हूँ। एजाज साहब देखिए, पहली क्लास थी आज नए बैच की, ठीक है, ऑडियंस ज्यादा होती है। बाकी इवन देन मैंने आपको कहा, अभी भी आपको मेरी आवाज आ रही होगी, इवन देन ऐसा नहीं होता कि दुरुस्त आ रही है। हाँ, मेरी आवाज दुरुस्त आ रही है, दुरुस्त आ, लेकिन उनकी क्योंकि स्पीड ज्यादा है उनकी मैं अगली क्लास में मैं उनके स्पीकर का मैं इशू खुद देख लूंगा। और स्पीड नहीं, स्पीकर का नहीं, मैं उनकी जो वो वे ऑफ स्पीच है ना, वो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। वो मुझे बहुत से सेंटेंस, एक तो कम्युनिकेशन का वैसे प्रॉब्लम होता है नो प्रॉब्लम एजाज ऑनलाइन साहब, का। इसमें कुछ भी फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ कंटेंट बताए नहीं, हैं ठीक कि है, करना क्या है। ठीक है, मैंने सुबह खाली पहला बस आपको बता। आपकी जो पेस वाला जो आपका सवाल है उसके ऊपर वो मेरे ऊपर छोड़ दें। ओके सर जी, एनी अदर क्यूरी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू एजाज साहब। जी साहबजादा हसन साहब, प्लीज आप सवाल कीजिए। साहबजादा हसन, आपका हो गया इनफैक्ट सवाल। सर बस वो एक आखिरी अगर हो सर, ये टाइम अगर 6 बजे से 7:30 तक हो जाए ना, तो सर 7:30 के बाद नमाज भी हम पढ़ा करेंगे। यार असल में मसला पता है क्या है इसमें हसन साहब, इसमें यह है कि हमारे पास सारी और जो ऑडियंस है ना, आपने ऑनलाइन में इंट्रोडक्शन देखा होगा, नहीं सुना तो ये रिकॉर्डिंग शेयर होगी, उसमें भी देख लीजिएगा। जी फिजिकल में भी जो हमारे पास ऑडियंस है ये सारे जॉबियन प्रोफेशनल है। 6 बजे की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासकर जो बैंकिंग सेक्टर वाले हैं, वो तो 6 बजे बैंकों से निकलते भी नहीं है। ठीक है सर, सही है। चाहे उनको छुट्टी हो जाती है, तो दैट्स वाई ये देयर इज पॉसिबिलिटी कि 6:30 की बजाय ये 6:40 पे चली जाए या 6:45 पे चली जाए, लेकिन उससे अर्ली करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है सर, सही। थैंक यू, थैंक यू जी। अली उज़्ज़मान, 2 मिनट सर मेरा जी। अली उज़्ज़मान साहब जी मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो भी हम सीखेंगे रिटर्न फाइल करना और एससीसीपी के मुतालिक, यानी कि जो भी हम सीखेंगे, तो क्या जैसे कि मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरी क्वालिफिकेशन का वो बीकॉम नहीं है और आईटीपी या एडवोकेट मैं नहीं हो सकता, तो क्या मैं खुद अपनी रिटर्न फाइल कर सकता हूँ या सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, ये सारे काम मैं खुद कर सकता हूँ या एडवोकेट से ही करवाने पड़ेंगे मुझे ये? नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया अली उज़्ज़मान साहब, मेरे सवाल जवाब सुनिएगा। देखिए मेरे भाई, अगर आपने अपने बिजनेस की टैक्स कंप्लायंसेस देखनी है, ठीक है, या कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस जिसमें आपके बिजनेस की पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस होते हैं, कंपनी की या एओपी की, ठीक है, ये इसके लिए आपको किसी एक्रेडिटेशन की, किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अभी आप तो कर रहे हैं अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव में ये सवाल। मैं आपको ये कहता हूं कि भाई अगर आप सर्विस प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं, इवन देन यू डोंट नीड एन आईटीपी, इवन देन यू डोंट नीड टू बी अ लॉयर। कंप्लायंसेस की हद तक आपको नहीं चाहिए होता है। आपको लाइसेंस की अगर जरूरत पड़ती है फॉर इंस्टेंस, तो वो पड़ती है लिटिगेशन के लिए। जब आपने किसी फॉरम के ऊपर अपेयर होना है, आपने कमिश्नर के सामने जाना है, आपने अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना है, ठीक है, इन दैट केस आपको अगर नोटिफिकेशन वगैरह अगर कोई जी
मैंने कहा जैसे नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं तो उसके लिए जब कमिश्नर के आगे जाना पड़ता है तो तब आपको सिर्फ आईटीपी या एडवोकेट की जरूरत होती तब आपको रिक्वायर्ड है, और वो भी पर्सनल केस में आप जा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस की टैक्स कंप्लायंसेस खुद देखते हैं, आपकी ग्रिप अच्छी है, उस सूरत में भी आपको आईटीपी होना जरूरी नहीं है। आप कमिश्नर के सामने जाके, अगर आपका वो पर्सनल केस है, आप अपेयर हो सकते हैं। ये आपको जरूरत पड़ती है जब आप किसी क्लाइंट को, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। यानी कि मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अगर हम ये कोर्स करते हैं तो हम एबल होंगे कि हम अपनी या अपने घर वालों में से किसी की रिटर्न फाइल कर सकते हैं आप खुद से, बिल्कुल कर या सकते अपने हैं। business की। इवन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर भी बनना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं। और अदर सर्विसेज जो है एससीसीपी वगैरह या सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह, ये भी सारा उसके लिए भी जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ कर सकते हैं। इट्स लाइक अ स्किल सेट। अगर आपको काम प्रैक्टिकली आता है, इवन आपने मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन वही मैं बात फिर कहूंगा आपको दोबारा कि काम आपको प्रैक्टिकली अकॉर्डिंग टू द लॉ आना चाहिए, ठीक है। जो कंप्लायंसेस जिस तरह से होनी चाहिए वो आपको आनी चाहिए प्रैक्टिकली। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन बदल। जी जी शुक्रिया वसीम चौधरी साहब, थैंक यू। जी वसीम चौधरी साहब, अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, इसमें आप कह रहे थे कि कोई एडवांस कोर्सेज भी है जिसमें हम नोट्स के आंसर कर सकेंगे, तो मेरा तो ख्याल है कि इसी में ही उसको इंक्लूड करना चाहिए एट द एंड ऑफ कोर्स, के नहीं अलग वो से नहीं होना नहीं वो चाहिए। डोमेन नहीं बनती मेरे भाई। ये कंप्लायंसेस का कोर्स है, कंप्रीहेंसिवली कंप्लायंसेस को कवर करता है। नोटिस की जहां तक बात है तो वो लिटिगेशन वाला कोर्स हर बंदा नहीं करता। आप फॉर एग्जांपल होंगे एडवोकेट होंगे, या आपके कोई बैकग्राउंड होगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, आप इसको एज ए कैरियर लेके चलना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी पहली जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आपकी एक स्टैंडिंग हो कंप्लायंसेस के हवाले से, आपने क्लाइंट्स को, आपके मल्टीपल क्लाइंट्स को आपने सर्व किया हो, ठीक है। या फिर दूसरा ये है कि ये कोर्स करने के बाद भी आपको कंप्लायंसेस के ऊपर एक अच्छी ग्रिप आ गई हो तो फिर आप नोटिस की तरफ जाएंगे, अदरवाइज तो आपको वो चीजें समझ ही नहीं आएंगी। नहीं नहीं, वो तो आप बात ठीक है। अब इसमें जैसे आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज है 6 month to 1 year ना, जी, तो अब वो वाली चीजें अगर मुझे उस टाइम स्पैन में आती हैं तो आप वो सर्विसेज देंगे या उसके लिए मुझे अगेन उस कोर्स में जाना पड़ेगा पहले? नहीं, अब उसमें अगर मेरे भाई, अब वही बात है, नोटिस आ जाएगा उसका तो रीजनेबल एक्सटेंट आप वो उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नोटिस को रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो तो हम उस आफ्टर सेल में आपको नहीं करवाएंगे ना। वो आपका जो एडवांस टैक्सेशन वाला कोर्स है वो इसीलिए है कि आपने नोटिस के ऊपर, अगर वो जितने भी अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आते हैं या आपके सेल टैक्स एक्ट के तहत आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग कमांड बनानी है तो वो एटीएल का कोर्स है, वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनर वो उसके लिए है। अच्छा, उसके क्या आपके चार्जेस हैं? वो चार्जेस जो आपके कोऑर्डिनेटर थे उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपको बता दीजिएगा। अभी उनका कोर्स अभी चल रहा है और नेक्स्ट बैच जून के मिड में प्लान होगा, ईद के बाद। चलें, तब तक ये देखते हैं, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, उसके बाद एमफिल फाइनेंस है और उसके बाद मैंने एडवोकेसी की है। सर वो आपकी बात ठीक है, मैं आपको कहूँ प्रैक्टिकली आपको टैक्स के अंदर काम करते हुए कितनी देर हो गई? तकरीबन मैं इनकम टैक्स का ही करता हूँ और 2-1 साल तो हो गए मुझे काम करते हुए ना। लेकिन वो इनकम टैक्स में भी उसमें आपकी कमांड कितनी है ना, मसला तो ये है मेरे भाई। यू थिंक कि आप फुली इक्विप्ड है कंप्लायंसेस के हवाले, हर एक नोटिस का, हर एक सेक्शन का आपको पता है? नहीं, उसमें तो जो रूटीन में चीजें रहती हैं वही फिर होती हैं, इसीलिए तो ये कोर्स ज्वाइन किया है कि चले आप ये इसको करेंगे उसके बाद आपको चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वसीम भाई। जी, और किसी का सवाल? जी, किसी और का सवाल है? अगर किसी और का सवाल है तो अभी आप कर सकते हैं, हम सेशन में मौजूद हैं, अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं। कल हमारी पहली क्लास। हेलो जी जी सर, ये आप लाहौर में फिजिकली अवेलेबल हैं जी बिल्कुल, हमारी क्लासरूम? क्लासेस यहीं पे फिजिकली होती है। जी जी, आप लाहौर से ही करवा रहे हैं ना कि जी, मैं इस्लामाबाद से? लाहौर से ही मुखातिब हूँ आपसे। चल शुक्रिया सर। थैंक यू जी। एनीवन एल्स जिसका सवाल हो? अदरवाइज कल इंशाल्लाह 6:30 बजे हम पहले सेशन के अंदर आपसे
मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, सब लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप ऑनलाइन में अभी किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं रह गया है। तो कल पहले क्लास के अंदर मुलाकात होती है शाम को 6:30 बजे, और तब तक सबका ख्याल रखें, अपना भी, अपने दोस्तों का, प्यारों का। अल्लाह हाफिज।